नमस्ते, वेलकम टू द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल। आज हमारी यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल की श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे पॉवर्टी, डेप्रिवेशन एंड इनइक्वालिटीज पर, यानी गरीबी, वंचना और असमानताएं। अच्छा। देखिए, गरीबी या पॉवर्टी ये शब्द सुनते ही दिमाग में कई तस्वीरें आती हैं, है ना? हाँ। झुग्गी झोपड़ियां, शायद भूखे बच्चे। हाँ, लेकिन सोशियोलॉजी में इसे थोड़ा और गहराई से देखना होता है। बिल्कुल। ये सिर्फ पैसों की कमी नहीं है। सही कहा। हम इसे जीवन के उस स्तर के रूप में देख रहे हैं जो इतना कमजोर है कि इंसान की फिजिकल, मेंटल और सोशल ग्रोथ, उसका पूरा विकास, हाँ, उसके पूरे वजूद के विकास में ही बाधा डालता है। ये सिर्फ पेट पालने की बात नहीं, ये इंसान की जो पोटेंशियल है उसको रोकता है। बिल्कुल सही। और ये कोई आज की बात नहीं है। ये कहानी तो क्या कहते हैं, इंसानियत जितनी ही पुरानी है। अच्छा। एकदम शुरुआत में सोचिए, जब इंसान पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था, खाने के लिए शिकार या कंदमूल, रहने के लिए गुफाएं, तब सोसाइटी का स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी सब बहुत बेसिक था। हाँ, मतलब आदिम समाज। जी। उस वक्त गरीबी एक तरह से यूनिवर्सल थी। मतलब ज्यादातर लोग एक जैसी ही मुश्किलों से जूझ रहे थे। कोई वैसा अमीर गरीब का फर्क नहीं था जो आज है। हाँ, मतलब तब ऐसा नहीं था कि कुछ लोग बहुत अमीर और बाकी गरीब। सब एक ही नाव में सवार थे, सब सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रहे थे। बिल्कुल। लेकिन फिर धीरे धीरे एग्रीकल्चर आया, बस्तियां बसी, टेक्नोलॉजी थोड़ी बेहतर हुई। हाँ, इंसान ने प्रकृति पर थोड़ी पकड़ बनानी सीखी। जी। खेती करना, कपड़े बुनना, घर बनाना, लाइफ थोड़ी आसान हुई, थोड़ी प्रिडिक्टेबल। लेकिन यहीं से शायद कहानी थोड़ी बदलती है। हाँ, बिल्कुल बदलती है। ये जो प्रोग्रेस हुई, इसका फायदा देखिए सबको बराबर नहीं मिला। अच्छा। यहीं से समाज में एक मोटी लकीर खिंचने लगी। एक तरफ वो जिनके पास रिसोर्सेज थे, पावर थी, मतलब द हैव्स, और दूसरी तरफ वो जिनके पास ये सब नहीं था। हाँ, द हैव नॉट्स। हाँ। अमीर वर्ग इकोनॉमिकली पावरफुल हो गया, पॉलिटिकली डोमिनेंट और सोशली ऊंचा माना जाने लगा। और जो आम जनता थी वो गरीब रह गई, पॉलिटिकली डोमिनेटेड और सोशली इन्फीरियर। तो ये जो फर्क पैदा हुआ, खासकर आम जनता की गरीबी, ये कोई मतलब नेचुरल चीज नहीं थी। ये समाज की बनावट का नतीजा था। एग्जैक्टली। ये उस वक्त के सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की देन थी। पीसी जोशी ने इसे आर्टिफिशियल पॉवर्टी कहा है। आर्टिफिशियल पॉवर्टी। हाँ, यानी ये व्यवस्था द्वारा पैदा की गई और बनाए रखी गई गरीबी है। ये मौसम की तरह नहीं है जो बस आ गया, इसे बाकायदा बनाया गया है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और यही पॉइंट बहुत क्रूशियल है। ये गरीबी मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल कैसे? देखिए, इसमें आर्थिक तंगी तो है ही, पर साथ में पॉलिटिकल पावरलेसनेस, सोशल एक्सक्लूजन और कल्चरल बैकवर्डनेस भी जुड़ा है। अच्छा, मतलब सब जुड़ा हुआ है। हाँ, इकोनॉमिक पॉवर्टी इसका फाउंडेशन है, लेकिन बाकी चीजें इसे और गहरा करती हैं, इसे एक साइकिल की तरह चलाती रहती हैं। जैसे सोचिए, पैसे नहीं तो अच्छी एजुकेशन मुश्किल, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज दूर। हाँ, पॉलिटिकल सिस्टम में भी आवाज कमजोर हो जाती है। बिल्कुल। और समाज में भेदभाव, सब एक दूसरे से जुड़ा है, एक मकर जाल की तरह। ये तो हुई गरीबी की बात, उसके नेचर की बात। पर इसे मापते कैसे हैं, मतलब मेजर कैसे करते हैं? जैसे अमेरिका में गरीबी का मतलब शायद भारत में गरीबी के मतलब से काफी अलग हो। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। मोटे तौर पर दो मेन अप्रोचेस हैं। अच्छा, कौन कौन से? पहला है न्यूट्रिशनल अप्रोच। हाँ। ये अप्रोच ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में पॉपुलर है। हाँ। जहां भूखमरी एक बड़ी चिंता रही है। न्यूट्रिशनल अप्रोच खाने पीने से जुड़ा हुआ। हाँ, इसमें गरीबी को मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट्स के आधार पर देखा जाता है। जैसे एक स्टैंडर्ड तय कर दिया कि जीने और काम करने के लिए दिन में कम से कम मान लीजिए 2250 कैलोरीज चाहिए। अच्छा, कैलोरी काउंट। तो जो लोग अपनी इनकम से इतनी कैलोरीज का खाना भी नहीं जुटा पाते, उन्हें पॉवर्टी लाइन के नीचे मान लिया जाता है। ओ, तो ये है पॉवर्टी लाइन का फंडा। बीपीएल कार्ड वाला सिस्टम इसी पर बेस्ड है शायद। हाँ, काफी हद तक। ये एक लाइन खींच देता है गरीब और गैर गरीब के बीच। ये एक इनकम लेवल है जिससे कम कमाने वाले गरीब कहलाते हैं। इसे एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट कहते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से गरीबी तय करना। जी, एक पहले से तय मानक या मानदंड के हिसाब से, जैसे सरकार का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, सस्ता राशन देना, ये सब इसी सोच पर आधारित है कि कम से कम पेट भरने की जरूरत पूरी हो। लेकिन इसमें एक दिक्कत है ना? क्या? सिर्फ खाना ही तो सब कुछ नहीं होता। सिर्फ कैलोरीज गिनना तो इंसान को जानवर समझने जैसा हो गया। बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। यहीं पर दूसरा अप्रोच आता है
रिलेटिव डेप्रिवेशन अप्रोच। रिलेटिव डेप्रिवेशन, ये क्या है? ये डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा रेलेवेंट है, जहां बेसिक फूड सिक्योरिटी उतनी बड़ी इशू नहीं है। रिलेटिव डेप्रिवेशन का मतलब है कि आप अपने आसपास के समाज के मुकाबले कितने वंचित, डिप्राइव्ड महसूस करते हैं। अच्छा, मतलब तुलना में गरीबी। हाँ, एक तरह से। हो सकता है आपके पास खाने पीने रहने को हो, लेकिन अगर आपके पड़ोसी के बच्चे अच्छे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, उनके पास गाड़ी है, वो साल में 2 बार घूमने जाते हैं और आप ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप खुद को गरीब महसूस करेंगे, भले ही आप भूखे ना हो। एग्जैक्टली तो आप रिलेटिवली पुअर महसूस करेंगे। यहाँ फोकस न्यूट्रिशनल नीड से हटकर सोशल इनइक्वालिटीज पर आ जाता है। मतलब ये देखना कि समाज की एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड्स, एक्टिविटीज, सोशल लाइफ में आप पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, पैसा, एजुकेशन, कनेक्शंस वगैरह। जी, और इसी वजह से न्यूट्रिशनल अप्रोच को काफी अपर्याप्त माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये मानव जीवन के लिए जरूरी नॉन फूड रिक्वायरमेंट्स को शामिल नहीं करता। गरीबी को डिफाइन करते समय हमें कपड़े, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसी जरूरी गैर खाद्य जरूरतों को भी शामिल करना चाहिए। हाँ, ये तो सही बात है। ये चीजें एक सभ्य समाज में औसत मानव जीवन के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी जरूरी खाद्य आवश्यकताएं। हम मानव जीवन को सिर्फ पशु जीवन तक सीमित नहीं कर सकते, जो केवल बेसिक सर्वाइवल नीड्स से संबंधित है। सही कहा। इज्जत से जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, ये सब जरूरी हैं। सिर्फ रोटी से काम नहीं चलता। बिल्कुल। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट्स और अप्रोचेस समझने के बाद अब जरा भारत के इतिहास में चलते हैं। आज जो गरीबी और असमानता हम देखते हैं, उसकी जड़ें कहाँ तक फैली हैं, ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। जी, इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं प्राचीन काल, एंशिएंट पीरियड से। अगर हम ऋग्वैदिक समाज को देखें तो वो काफी हद तक ट्राइबल, सेमी नोमैडिक मतलब अर्ध खानाबदोश, पैस्टोरल यानी पशुपालक, और एगैलिटेरियन भी, मतलब समानतावादी। हाँ, काफी हद तक एगैलिटेरियन था। आर.एस. शर्मा जैसे इतिहासकारों का मानना है कि ये एक प्री क्लास सोसाइटी थी, जहां सामाजिक आर्थिक विकास बहुत शुरुआती स्टेज में था। तो तब गरीबी कैसी थी? उस वक्त गरीबी ज्यादातर लोगों की कॉमन रियलिटी थी। ऋग्वेद में भी गरीबी और अकाल से बचाने के लिए देवताओं से प्रार्थनाएं मिलती हैं, मतलब वो एक सामान्य समस्या थी। लेकिन फिर जैसे जैसे खेती बढ़ी, बस्तियां शहरों में तब्दील हुई, मतलब लेटर वैदिक पीरियड और उसके बाद। हाँ, तब समाज में वर्ण व्यवस्था आई और इनइक्वालिटी बढ़ने लगी। बुद्ध के समय तक तो एक क्लियर क्लास बेस्ड सोशल ऑर्डर बन चुका था, जहां समाज अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था। तो मतलब जनरल पॉवर्टी से सोशली जनरेटेड पॉवर्टी का शिफ्ट हुआ। बिल्कुल सही। प्राचीन भारतीय समाज में राजा, सामंत, नोबल्स, बड़े जमींदार, होल्डर्स ऑफ लैंड ग्रांट्स और अमीर व्यापारी ये प्रिविलेज क्लास थे। ये कौन से वर्णों से आते थे? ये ज्यादातर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के एक हिस्से से संबंधित थे। और खास बात ये कि वो सीधे प्रोडक्शन की प्रोसेस में भाग नहीं लेते थे। अच्छा, मतलब मेहनत कोई और करता था। जी, वे कामकाजी लोगों द्वारा उत्पादित अधिशेष सरप्लस को हड़प कर एक समृद्ध जीवन जीते थे। और आम लोग? किसान, कारीगर। हाँ, आम लोग जिनमें किसान, कारीगर, आर्टिसंस, क्राफ्ट्सपर्सन्स, मजदूर, नौकर और गुलाम, स्लेव्स शामिल थे, बहुत गरीब थे। ये कौन से वर्णों से थे? अलग थी। किसानों को विशेषाधिकार प्राप्त शासक वर्ग को भारी कर देना पड़ता था, जिससे उनके जीवित रहने के लिए बहुत कम बचता था। कारीगरों और शिल्पकारों को भी शासकों के शोषण और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था। और शूद्रों का क्या? आपने गुलामों का भी जिक्र किया। शूद्रों की दास्ता के कई रूप थे। वे घरेलू नौकर और गुलाम, कृषि गुलाम, भाड़े के मजदूर और कारीगर के रूप में काम करते थे। मनुस्मृति में तो 7 प्रकार के दासों का उल्लेख है। 7 प्रकार के? जैसे? युद्धबंदी, भरण पोषण के लिए दास बनने वाला, दासी का पुत्र, पैसे से खरीदा गया, उपहार के रूप में प्राप्त दास, वंशानुगत दास और किसी अपराध के लिए गुलामी की सजा पाया हुआ। बाप रे, मतलब गुलामी कितनी इंस्टीट्यूशनलाइज थी उस वक्त। जी हाँ, और ये जनता घोर गरीबी में जीती थी, जो साफ तौर पर संसाधनों के असमान बंटवारे, इनएक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन से पैदा हुई थी
और उनकी अत्यधिक दुर्दशा में झलकती थी। हाँ, और कल्हण जो प्राचीन भारत में कश्मीरी कवि थे, उन्होंने अपनी किताब राज तरंगिणी में 8वीं शताब्दी की शुरुआत में एक सूखे का जिक्र किया है। हाँ, वो बहुत भयावह वर्णन है। उन्होंने लिखा कि झेलम में पानी मुश्किल से दिखता था क्योंकि नदी पूरी तरह से लाशों से ढकी हुई थी जो पानी में लंबे समय तक पड़े रहने से भीग कर फूल गई थी। और ऐसे में भी राजा के मंत्री और गार्ड चावल के भंडार को ऊंची कीमतों पर बेचकर अमीर हो गए। सोचिए, आपदा में अवसर। ये दिखाता है कि कैसे एक्सप्लॉयटेशन कितना सिस्टमैटिक था। बिल्कुल। अब आते हैं मध्यकाल, मिडीवियल पीरियड पर। यहाँ क्या बदला? या वैसा ही रहा। इस दौरान भी चाहे मुस्लिम शासक हो या हिंदू शासक, जनता की सामाजिक रूप से बनाई गई गरीबी जारी रही। शासक वर्ग, जिसमें राजा, सामंत, जमींदार, जागीरदार और अमीर व्यापारी शामिल थे, वो कामकाजी लोगों द्वारा उत्पादित अधिशेष पर ही फलते फूलते थे और बेहद दिखावटी ऑस्टेंटेशियस जीवन जीते थे। और आम आदमी, किसान, शिल्पकार, उनकी हालत वैसी ही दयनीय थी। किसान, शिल्पकार, कारीगर, मजदूर, नौकर और गुलाम अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद दयनीय जीवन जीते थे। निकितिन एक विदेशी यात्री था। हाँ, आपने जिक्र किया था, विजयनगर साम्राज्य वाला। जी, जो हिंदू शासकों द्वारा शासित विजयनगर साम्राज्य में आया था। उसने देखा कि जमीन पर लोगों की भरमार थी, लेकिन देश के लोग बहुत दुखी थे, जबकि सामंत अत्यंत धनी थे और विलासिता में रहते थे। फिर से वही कहानी, अमीरों की अमीरी और गरीबों की गरीबी। बिल्कुल। इसके अलावा सूखे और अकाल की गंभीरता ने लोगों को कई बार बर्बरता पे मजबूर कर दिया। बर्बरता मतलब? अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाह नामा में वर्णन किया है कि मुगल सम्राट शाहजहां के तथाकथित स्वर्ण युग के एक बुरे साल में। शाहजहां का स्वर्ण युग? हाँ, उसी दौर में तंगी आखिरकार इस हद तक पहुंच गई कि लोग एक दूसरे को खाने लगे और बेटे का मांस उसके प्यार से ज्यादा पसंद किया जाने लगा। ओह, ये तो बहुत ही भयानक है। सोचने में भी डर लगता है। ये दिखाता है कि एक्सट्रीम डेप्रिवेशन इंसान को कहां तक ले जा सकती है। आम लोगों की आर्थिक दुर्दशा उनकी सामाजिक राजनीतिक वंचनाओं के साथ बिना रुके जारी रही। तो मतलब प्राचीन काल हो या मध्यकाल, पैटर्न वही रहा? हाँ, विशेषाधिकार प्राप्त शासक वर्ग की समृद्धि के बीच जनता की गरीबी। मध्यकाल का भी वैसा ही वर्णन हो सकता है जैसा प्राचीन काल का था। अब आते हैं औपनिवेशिक काल, कॉलोनियल पीरियड पर। अंग्रेजों के आने से क्या फर्क पड़ा? शायद हालात और बिगड़े। हाँ, भारत पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने एक विदेशी शोषक और उत्पीड़क, एक्सप्लॉइटर एंड ओप्रेसर को जोड़ा। एक और लेयर ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। बिल्कुल। इससे देश की सामान्य रूप से और भारतीय जनता की विशेष रूप से गरीबी की समस्या और बढ़ गई। भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश पूंजी कैपिटल के हितों की सेवा के लिए अधीन कर दिया गया। ड्रेन ऑफ वेल्थ वाली बात। जी, जैसा कि हमने पिछले यूनिट्स में देखा, भारत से भारी मात्रा में धन ब्रिटेन के शासक वर्ग को समृद्ध करने के लिए बाहर भेजा गया। और जमीन पर क्या असर हुआ? नई भू राजस्व प्रणाली वगैरह? हाँ, उसके तहत जमींदारों, साहूकारों, मनी लेंडर्स और खुद राज्य द्वारा किसानों का बेरहमी से शोषण और उत्पीड़न किया गया। और कारीगरों का, गांव के उद्योग? ग्रामीण घरेलू उद्योगों के पतन से ग्रामीण कारीगरों को नुकसान हुआ। ब्रिटेन से सस्ता माल आने लगा। हाँ, मैनचेस्टर का कपड़ा। जी, शहरी शिल्पकारों का ब्रिटिश व्यापारियों और उनके एजेंटों द्वारा शोषण और उत्पीड़न किया गया। कई शहर और कस्बे जो अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रसिद्ध थे, उजड़ गए और वीरान हो गए। ढाका, मुर्शिदाबाद जैसे शहर। हाँ, बिल्कुल। शहरी हस्तशिल्प के पतन पर रिपोर्ट करते हुए गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने 1834-35 में कहा था, वो मशहूर कोट, कपास बुनकरों की हड्डियां। हाँ, कपास बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को सफेद कर रही हैं। द बोन्स ऑफ द कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। ये कितनी दर्दनाक तस्वीर पेश करता है। और जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज लगी उनमें आधुनिक मशीन आधारित पूंजीवादी उद्योगों के विकास के परिणाम स्वरूप भी पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण हुआ। कंडीशंस बहुत खराब थीं। और फिर बार बार पड़ने वाले अकाल। हाँ, और उनमें होने वाली जीवन की भारी हानि इस अवधि के दौरान भारत में जड़ जमा चुकी गरीबी और भुखमरी की भयावहता को दर्शाती है। विलियम डिग्बी का एस्टिमेट तो बहुत चौंकाने वाला था। जी, विलियम डिग्बी के अनुमान के अनुसार 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही अकाल से 28,82,000 से अधिक लोग मारे गए, लगभग 2,88,00,000। बाप रे। और 1943 का बंगाला काल? उसमें भी लगभग 30 लाख लोग मारे गए। ये आंकड़े अविश्वसनीय लगते हैं, पर यह हकीकत थी। 19वीं शताब्दी में भारत की गरीबी की गंभीर स्थिति को
भारत में कई अंग्रेज अधिकारियों ने भी पहचाना था। अच्छा, उन्होंने भी माना। हाँ, चार्ल्स इलियट ने टिप्पणी की, मैं ये कहने में संकोच नहीं करता कि आधी कृषि आबादी साल के एक छोर से दूसरे छोर तक ये नहीं जानती कि पेट भर खाना क्या होता है। आधी आबादी। और विलियम हंटर ने देखा कि भारत के 40 मिलियन लोग आदतन अपर्याप्त भोजन पर जीवन गुजारते हैं। और 20वीं सदी में स्थिति और खराब हो गई। जी हाँ, 1911 से 1941 के बीच 30 वर्षों में एक भारतीय को उपलब्ध भोजन की मात्रा, फूड अवेलेबिलिटी पर कैपिटा 29% तक कम हो गई थी। 29% कम? ये आंकड़े बताते हैं कि औपनिवेशिक शासन ने हमारी आर्थिक स्थिति को कितना खोखला कर दिया था। बिल्कुल। आजादी के समय हमें एक बेहद गरीब और तबाह अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी। तो ये थी गरीबी की अवधारणा, उसे समझने के विभिन्न दृष्टिकोण और भारत में गरीबी का एक संक्षिप्त ऐतिहासिक सफर, प्राचीन काल से लेकर औपनिवेशिक काल तक। ये समझना जरूरी है कि आज हम जो असमानताएं और गरीबी देखते हैं, उनकी जड़ें कितनी गहरी और जटिल हैं। बिल्कुल। इस ऐतिहासिक समझ के साथ ही हम आगे भारत में गरीबी के समकालीन आयामों, कंटेम्प्रेरी डायमेंशंस और इससे निपटने के प्रयासों पर बेहतर ढंग से चर्चा कर सकते हैं। इतिहास हमें कॉन्टेक्स्ट देता है। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम समकालीन भारत में निर्धनता यानी कि पॉवर्टी इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आज़ादी के बाद से भारत में ये जो गरीबी की कहानी है, इसे हम कैसे समझें? हमारे पास जो सोर्सेज हैं, उनके आधार पर हम देखेंगे कि कौन से सोशल क्लासेस, कौन सी जातियां, कौन से ग्रुप्स हैं जो आज भी गांवों में और शहरों में इस गरीबी से जूझ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये भी कि इस प्रॉब्लम का स्केल क्या है, मतलब कितनी बड़ी है ये समस्या। सही। और ये जो गांव की गरीबी और शहर की गरीबी है, इनके बीच क्या कनेक्शन है, क्या लिंकेजेस हैं, ये सारी बातें हमारे सोर्सेज से निकल कर आई हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कि ये गरीब हैं कौन, गांवों में और शहरों में। भारत में एक बहुत बड़ी आबादी है जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रही है, और ये लोग सिर्फ गांव में नहीं, शहरों में भी हैं। हाँ, दोनों जगह। गांवों की बात करें तो ये कौन लोग हैं? छोटे किसान जिनके पास जमीन के छोटे टुकड़े हैं, या कई बार वो भी नहीं, स्मॉल लैंड होल्डर्स जिन्हें कहते हैं। खेतीहर मजदूर, एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो दूसरों के खेतों पर काम करते हैं। छोटे मोटे कारीगर, आर्टिसंस जैसे कुम्हार, बुनकर, लोहार, और शिल्पकार, क्राफ्ट्समैन। और अक्सर हम देखते हैं कि ये लोग शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स या अदर बैकवर्ड कास्ट से आते हैं। ये एक पैटर्न सा दिखता है। हाँ, ये वो जमीनी हकीकत है जिसे शायद हम बड़ी तस्वीर में कभी-कभी भूल जाते हैं। बिल्कुल। और शहरों की कहानी देखें तो तस्वीर थोड़ी अलग है, पर चिंता उतनी ही गहरी। यहाँ गरीब लोग ज्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। अच्छा, जैसे? सोचिए जरा, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर दिन भर मेहनत करने वाले मजदूर, सड़क किनारे रेहड़ी लगाने वाले, घरों में काम करने वाली दीदियां, कूड़ा बीनने वाले बच्चे, ये सब इसी सेक्टर का हिस्सा हैं। हाँ, जिनका कोई तयशुदा काम या तनख्वाह नहीं होती। एग्जैक्टली। कुछ लोग ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी होते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें सबसे कम तनख्वाह वाली लो पेइंग जॉब्स मिलती हैं, ज्यादातर अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड काम। कुछ लो इनकम स्किल्ड कामगार भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं, जैसे फैक्ट्रीज में, दुकानों में, ट्रांसपोर्ट में, और खासकर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग। इनकी जिंदगी रोज कुआं खोदने और रोज पानी पीने जैसी होती है। और बहुत सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं, लेकिन वो भी गरीबी के जाल से बाहर नहीं निकल पाते। हाँ, जैसे रिक्शा चलाने वाले, सड़क किनारे बैठकर जूते गांठने वाले, सब्जी या फल बेचने वाले फेरी वाले, वेंडर्स, छोटी सी चाय या पान बीड़ी की घुमटी चलाने वाले। यहाँ तक कि भीख मांगने को मजबूर लोग भी इसी अर्बन पॉवर्टी का दुखद चेहरा है। बिल्कुल। और शहरों में हमें ये साफ दिखता है। झुग्गी झोंपड़ियों, स्लम्स में रहने वाले लाखों लोग, या वो जो फुटपाथ पर ही अपनी रात गुजारते हैं, पेवमेंट ड्वेलर्स। हम रोज अपनी गाड़ी से गुजरते हुए या मेट्रो से जाते हुए इन्हें देखते हैं, पर शायद ही रुककर सोचते हैं कि इनकी जिंदगी कितनी मुश्किलों से भरी है। और चाहे शहर हो या गांव, इन गरीब लोगों की हालत वाकई बहुत दयनीय, मिजरेबल है। एसेट्स के नाम पर उनके पास या तो कुछ होता ही नहीं, या बिल्कुल ना के बराबर। सही। इनकम और एक्सपेंडिचर, कमाई और खर्चा, दोनों ही बहुत कम होते हैं। मजदूरी इतनी थोड़ी मिलती है कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी पहाड़ जैसा काम लगता है। ऊपर से उनमें से बहुत सारे अनएम्प्लॉयड या अंडर एम्प्लॉयड होते हैं, मतलब या तो काम ही नहीं मिलता
या मिलता भी है तो कभी कभार, या फिर उनकी कैपेबिलिटी से बहुत कम। हाँ, इससे उनकी गरीबी का चक्र और मजबूत हो जाता है। सोचिए एक मजदूर जो रोज काम की तलाश में चौक पर खड़ा होता है और शाम को खाली हाथ लौटता है, उसके घर का चूल्हा कैसे जलेगा? एजुकेशन की बात करें तो लिटरेसी रेट इनमें सबसे कम है। बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय मजबूरी में काम पर भेजना पड़ता है ताकि घर का खर्चा चल सके। और हेल्थ फैसिलिटीज तक उनकी पहुंच बहुत लिमिटेड होती है। सरकारी अस्पताल हैं, लेकिन वहां घंटों लाइन में लगना पड़ता है, दवाइयां बाहर से लेनी पड़ती हैं, फैसिलिटीज की कमी होती है। कई बार तो पेट भरने लायक खाना, बेसिक न्यूट्रिशन तक नसीब नहीं होता। हाँ, और रहने की कंडीशंस, उसे तो सब ह्यूमन या इनह्यूमन ही कहा जा सकता है। एक छोटे से कमरे या झुग्गी में पूरा परिवार, साफ सफाई नहीं, पीने का साफ पानी नहीं, बीमारियां फैलने का खतरा हमेशा बना रहता है। और सबसे दुखद बात यह है कि गांव हो या शहर, जो प्रिविलेज क्लास है वो अक्सर इनका बुरी तरह एक्सप्लॉयटेशन और ऑपरेशन करता है। कम मजदूरी देना, ज्यादा घंटे काम करवाना, अपमानजनक व्यवहार करना, ये सब आम बातें हैं। ये एक सिस्टेमिक इशू लगता है। हाँ। अच्छा, तो ये गरीबी इतनी फैली हुई है, हाँ। इसे नापा कैसे जाता है? इसका मैग्नीट्यूड कैसे पता चलता है? ओके, लेट्स अनपैक दिस। शुरू में गरीबी को मापने का एक तरीका था न्यूट्रिशनल क्राइटेरिया पर आधारित। कैलोरी वाला। हाँ, मतलब सिर्फ ये देखा जाता था कि एक इंसान को अपनी वॉकिंग कैपेसिटी बनाए रखने के लिए कम से कम कितना खाना, मिनिमम फूड इनटेक चाहिए, से कैलोरी काउंट कर लिया। लेकिन इसमें एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। क्या जीने के लिए सिर्फ कैलोरी काफी है? नहीं ना। बिल्कुल नहीं। कपड़े चाहिए, रहने के लिए छत चाहिए, बच्चों की पढ़ाई है, बीमार पड़ गए तो इलाज चाहिए। ये सब नॉन फूड आइटम्स भी तो एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन लिविंग के लिए जरूरी हैं। पॉवर्टी एनालिसिस में इनको इग्नोर नहीं कर सकते। सही कह रही है। और व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज, भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री में हम एक तरफ देखते हैं कि प्रिविलेज्ड क्लास के पास सारी मॉडर्न अमेनिटीज हैं, महंगी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, लेटेस्ट गैजेट्स, ब्रांडेड कपड़े, जिसे सोशल साइंटिस्ट्स कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन कहते हैं। मतलब ऐसी चीजें खरीदना जिनका मकसद अपनी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस दिखाना होता है। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ देश की एक बहुत बड़ी आबादी है जो अपनी बेसिक मिनिमम नीड्स भी पूरी नहीं कर पा रही है। सोसाइटी में ये सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज बहुत गहरी हैं। गांव हो या शहर, ये अमीर गरीब की खाई साफ नजर आती है। आप दिल्ली या मुंबई जैसे शहर में निकलिए, एक तरफ आलीशान मॉल और दूसरी तरफ सड़कों पर सोते लोग दिख जाएंगे। बिल्कुल। इसलिए पॉवर्टी की प्रॉब्लम को सही मायने में समझने के लिए सिर्फ कैलोरी गिनना काफी नहीं है। हमें एसेट्स, इनकम और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के डिस्ट्रीब्यूशन में जो भारी असमानताएं हैं, उनको ध्यान में रखना ही होगा। इसी वजह से इकोनॉमिस्ट्स और प्लानर्स ने पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया। हाँ, ये गरीबी रेखा, जैसा पहले कहा, एक इनकम लेवल है जिसे मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन बनाए रखने के लिए जरूरी माना जाता है। जैसे एक शुरुआती स्टैंडर्ड था कि रोजाना औसतन 2250 कैलोरी ऊर्जा देने वाला खाना चाहिए ताकि इंसान काम कर सके। और इस कैलोरी को खरीदने के लिए जितनी इनकम चाहिए, उसे पॉवर्टी लाइन मान लिया गया। और आजकल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन प्रोपोर्शन एंड नंबर ऑफ पुअर की रिकमेंडेशंस के बाद तरीका थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड हुआ है। अब अलग अलग राज्यों के रूरल और अर्बन एरियाज के लिए अलग अलग प्राइस डिफ्लेटर्स का इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये क्यों जरूरी है? ये जरूरी है क्योंकि मान लीजिए मुंबई में जो चीज 100 रुपए की है, वो शायद बिहार के किसी गांव में 70 रुपए की ही हो। तो गरीबी को कंपेयर करने के लिए इस प्राइस डिफरेंस को एडजस्ट करना पड़ता है। लिविंग कॉस्ट अलग अलग है ना। एग्जैक्टली। ये डिफ्लेटर्स बेसिकली महंगाई के असर को एडजस्ट करने का तरीका है। इसका मकसद ये है कि हम रियल पॉवर्टी का अंदाजा लगा सकें, न कि सिर्फ कीमतों के उतार चढ़ाव का। सही। वरना होगा ये कि महंगाई बढ़ गई तो लगेगा सब गरीब हो गए, और कम हो गई तो लगेगा सब अमीर हो गए, जो सही तस्वीर नहीं होगी। सो स्टेट स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं, रूरल के लिए अलग, अर्बन के लिए अलग, ताकि कंपैरिजन फेयर हो। टेक्निकल डिटेल्स में जाएं बिना बस ये समझना काफ़ी है कि ये मेथड प्राइसेस के डिफरेंस को अकाउंट फॉर करता है। लेकिन फिर भी हम देखते कि भारत में पॉवर्टी के एस्टिमेट्स में काफी फर्क होता है। अलग अलग रिपोर्ट्स अलग अलग आंकड़े देती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके मुख्य रूप से 2 कारण हैं। पहला, डिफरेंट एनालिस्ट्स अलग अलग मेथडोलॉजी अपनाते हैं। कोई सिर्फ कैलोरी देखता है, कोई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखता है, कोई इसमें एजुकेशन और हेल्थ का खर्चा भी जोड़ता है। मेथड बदला तो आंकड़ा बदल जाता है। अच्छा। दूसरा कारण है फ्लक्चुएशन। भारत की इकोनॉमी, खासकर रूरल इकोनॉमी, काफी हद तक एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है।
जब मॉनसून अच्छा होता है, फसल अच्छी होती है, तो गरीबी थोड़ी कम हो जाती है। हाँ, आमदनी बढ़ जाती है। लेकिन जिस साल सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है या खेती खराब होती है, उस साल गरीबी बढ़ जाती है। तो ये उतार चढ़ाव भी एस्टिमेट्स को अफेक्ट करता है। हालांकि इस बात पर सब सहमत हैं कि आज़ादी के बाद कई दशकों तक गरीबों की एब्सोल्यूट नंबर यानी कुल संख्या बढ़ी है। एक सोर्स के मुताबिक 1960-61 में यह संख्या 131 मिलियन यानी 13.1 करोड़ थी, जो 1984-85 तक बढ़कर लगभग 273 मिलियन यानी 27.3 करोड़ हो गई। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा इंक्रीज है। हाँ, ये बहुत बड़ा नंबर है और पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोगों का प्रोपोर्शन भी बहुत ज्यादा रहा है। आज़ादी के 40 साल बाद भी ऑफिशियल फिगर्स के हिसाब से ही देश की करीब 40% आबादी गरीबी में जी रही थी। सोचिए, हर 10 में से 4 लोग। 40%, दैट्स ह्यूज। और हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। ग्रामीण गरीबों की संख्या शहरी गरीबों की संख्या से कहीं ज्यादा है, लगभग 4 गुना। 4 गुना? हाँ। 1993-94 के आंकड़ों के अनुसार रूरल पुअर की कुल संख्या 244 मिलियन यानी 24 करोड़ 40 लाख थी, जबकि अर्बन पुअर की संख्या 76 मिलियन यानी 7 करोड़ 60 लाख थी। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि भारत की गरीबी की जड़ें असल में गांवों में कितनी गहरी हैं। और शहरी गरीबी काफी हद तक इसी का एक नतीजा है। बिल्कुल, और ये दोनों डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। रूरल पॉवर्टी सीधे तौर पर अर्बन पॉवर्टी को फ्यूल करती है। कैसे? क्योंकि शहरों में जो गरीब हमें दिखते हैं, उनमें से ज्यादातर गांवों से आए माइग्रेंट्स होते हैं। वो अपने गांव की गरीबी, बेरोजगारी, अवसरों की कमी से तंग आकर शहर आते हैं एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। हाँ, ये तो हम रोज देखते हैं। शहरों में रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डों पर, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर गांव से काम की तलाश में आए हजारों लोगों को ये उसी ग्रामीण संकट का अर्बन मैनिफेस्टेशन है। हालांकि बाद के सालों में कुछ सुधार भी देखने को मिला। नेशनल लेवल पर इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, जिसे टेक्निकल टर्म में हेड काउंट रेशियो यानी HCR कहते हैं, उसमें कमी आई। अच्छा, कितना? 1983 में ये 44.48% थी, जो 1999-2000 में घटकर 26.10% हो गई। यानी काफी गिरावट आई। हाँ, मतलब 1983 से 1993-94 के बीच 10 सालों में करीब 8.5 परसेंटेज पॉइंट्स की गिरावट हुई। और फिर 1993-94 से 1999-2000 के बीच अगले 6-7 सालों में करीब 10 परसेंटेज पॉइंट्स की और गिरावट आई। और एब्सोल्यूट नंबर्स के हिसाब से देखें तो क्या गरीबों की कुल संख्या भी कम हुई? हाँ, कुल संख्या के हिसाब से भी गरीबों की संख्या कम हुई। 1983 में लगभग 323 मिलियन 32.3 करोड़ गरीब थे, जो 1999-2000 में घटकर 260 मिलियन 26 करोड़ रह गए। ये तो अच्छी खबर है। हाँ, पर यह गिरावट हर जगह एक जैसी नहीं रही। न तो सभी राज्यों में एक समान थी और न ही रूरल और अर्बन एरियाज में बराबर थी। अच्छा। रूरल एरियाज में पॉवर्टी 1983 के 45.65% से घटकर 1999-2000 में 27.09% हुई, जबकि इसी दौरान अर्बन एरियाज में ये गिरावट 40.79% से 23.62% रही। ये आंकड़े NSS के 55th राउंड 1999-2000 से है। लेकिन इस पर भी कुछ डिबेट है ना? कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 1990s में पॉवर्टी वाकई कम हुई थी, लेकिन कितनी कम हुई इस पर मतभेद है। हाँ, विवाद का एक कारण ये है कि NSS के 55th राउंड में कंजम्पशन मॉड्यूल को मेजर करने के तरीके में कुछ बदलाव किए गए थे। इस वजह से इस राउंड के डेटा की कंपैरिजन पिछले राउंड से करना टेक्निकल रूप से थोड़ा प्रॉब्लमैटिक माना जाता है। ओके। फिर भी डीटन जैसे एक्सपर्ट्स के अपने एडजस्टेड एस्टिमेट्स के अनुसार 1999-2000 में भारत की लगभग 29% आबादी ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन से नीचे थी। और आगे का टारगेट क्या था वो समय में? 10th 5-year प्लान 2002-2007 का लक्ष्य था 2007 तक पॉवर्टी रेशियो को और 5 परसेंटेज पॉइंट्स कम करना, यानी देश में पॉवर्टी रेशियो को 1999-2000 के 26.1% से घटाकर 21% पर लाना था। ठीक है, अब उन फैक्टर्स पर नजर डालते हैं जो इस रूरल और अर्बन पॉवर्टी की नेचर और एक्सटेंट को एक्सप्लेन करते हैं। सोर्सेज हमें कुछ की फैक्टर्स बताते हैं। कौन कौन से? पहला, वेल्थ का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन का पैटर्न। तीसरा, एसेट्स रखने का पैटर्न। चौथा, इलिटरेसी और हेल्थ। और पांचवां, पॉवर्टी के पैटर्न में रीजनल डिफरेंसेस। हालांकि सोर्स में इसका ज्यादा डिटेल नहीं है, बस एक फैक्टर के रूप में मेंशन्ड है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं वेल्थ के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की।
देखिए, जो भी एस्टिमेट्स अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस और स्कॉलर्स ने पर्सनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पर किए हैं, वो साफ दिखाते हैं कि देश के अर्बन और रूरल दोनों एरियाज में इकोनॉमिक पावर कुछ ही हाथों में कॉन्सेंट्रेट है। मतलब कुछ ही लोग ज्यादा अमीर हैं। हाँ, इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो ये साफ दिखता है कि पॉपुलेशन के टॉप और बॉटम लेवल्स की इनकम में जमीन आसमान का अंतर है। ये कोई नई बात नहीं है, ये दशकों से चला आ रहा है। क्या इसके लिए कोई आंकड़े हैं? पुराने ही सही। हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक पुराना एस्टिमेट 1953-54 से 1956-57 बताता है कि रूरल एरियाज में टॉप 5% पॉपुलेशन के पास टोटल इनकम का 17% हिस्सा था, जबकि सबसे नीचे के 20% लोगों के पास टोटल इनकम का केवल 9% हिस्सा था। सिर्फ 9%? हाँ, और अर्बन एरियाज में तो ये गैप और भी बड़ा था। वहाँ टॉप 5% पॉपुलेशन के पास टोटल इनकम का 26% था, जबकि बॉटम 20% के पास सिर्फ 7%। बाप रे, मतलब शहरों में अमीर और गरीब के बीच इनकम का फासला गांवों से भी ज्यादा था। बिल्कुल, और ये भी साफ है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का जो भी फायदा हुआ, वो सालों से ज्यादातर रूरल और अर्बन रिच ने ही कैप्चर कर लिया है, जैसा कि कई स्टडीज में देखा गया है। हाँ, ये तो लगता ही है। जैसे हम आज भी देखते हैं कि जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आते हैं, पर सवाल उठता है कि इसका फायदा नीचे तक कितना पहुंच रहा है। वही बात है। अब आते हैं दूसरी तरीका पर, द पैटर्न ऑफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन। ये भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, पॉवर्टी और लिविंग स्टैंडर्ड्स में अंतर का एक और इंडिकेटर है। डेटा बताता है कि अर्बन और रूरल दोनों एरियाज में एवरेज पर कैपिटा रियल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ा है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? क्या सबकी हालत सुधरी है? नहीं, यहीं पर कैच है। इस एवरेज इंक्रीज के बावजूद अर्बन एरियाज में बॉटम 40% और रूरल एरियाज में बॉटम 5% लोगों की स्थिति एब्सोल्यूट सेंस में खराब हुई है। खराब हुई है मतलब? ये उनके रियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में गिरावट से पता चलता है। मतलब इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद भी उनका खर्चा कम हुआ है, यानी उनकी परचेजिंग पावर घटी है। ओह, ये तो चौंकाने वाली बात है। हाँ, और तो और पॉपुलेशन के टॉप 5% और बॉटम 5% के बीच एक्सपेंडिचर लेवल में इनइक्वालिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, और ये इनइक्वालिटी अर्बन एरियाज में रूरल एरियाज की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ी है। इसके लिए क्या हाल के आंकड़े हैं, मतलब उस दौर के? हाँ, नेशनल सैंपल सर्वे के 55th राउंड 1999-2000 के रिजल्ट्स बताते हैं कि अर्बन इंडिया में एवरेज पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर 1994-95 के 486 रुपीस से बढ़कर 1999-2000 में 529 रुपीस हो गया, करीब 15.6% की वृद्धि। ठीक है। वहीं रूरल इंडिया में ये इसी पीरियड में 281 रुपीस से बढ़कर 304 रुपीस हुआ, सिर्फ 8% की वृद्धि। तो रूरल में इंक्रीज कम था। हाँ, लेकिन इसी दौरान एनएसएस डेटा ये भी दिखाता है कि रूरल और अर्बन दोनों क्षेत्रों में अनएम्प्लॉयमेंट का इंसिडेंस बढ़ा है। तो मतलब साफ है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस का बेनिफिट अमीर लोगों ने उठाया, जबकि लो इनकम ग्रुप्स का लिविंग स्टैंडर्ड या तो स्टैग्नेंट रहा या असल में और खराब हो गया। बिल्कुल, ये हमें अपने आसपास भी दिखता है, जहां एक तरफ लोग लाखों की गाड़ियां खरीद रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। सही बात। तीसरा फैक्टर है द पैटर्न ऑफ पोजेशन ऑफ एसेट्स। ये भी भारत में पॉवर्टी की एक्सटेंट के बारे में बताता है। जाहिर है, जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, उनके पास बहुत कम या नेग्लिजिबल एसेट्स होते हैं। हाँ, उनके पास जमा पूंजी के नाम पर क्या ही होगा। रूरल एरियाज में लैंड ओनरशिप का स्ट्रक्चर एसेट डिस्ट्रीब्यूशन की हाईली इनइगैलिटेरियन नेचर को दिखाता है। बिल्कुल, 1950s का डेटा बताता है कि लगभग 47% रूरल पॉपुलेशन के पास या तो कोई जमीन थी नहीं या 1 एकड़ से भी कम जमीन थी, और इन 47% लोगों के पास कुल जमीन का सिर्फ 1.38% हिस्सा था। सिर्फ 1.5% से भी कम। और सरकार ने कई लैंड रिफॉर्म मेजर्स लिए। हाँ, लिए तो, लेकिन जमीन का हैवी कॉन्सेंट्रेशन प्रैक्टिकली अनऑल्टर्ड रहा है। मतलब सुधारों का असर जमीन पर उतना नहीं दिखा। क्या बात के आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं? हाँ, नेशनल सैंपल सर्वे की 26 राउंड रिपोर्ट 1971-72 दिखाती है कि लगभग 2% रूरल हाउसहोल्ड्स के पास कुल लैंड एरिया का लगभग 23% हिस्सा था, जबकि करीब 45% हाउसहोल्ड्स के पास सिर्फ 2% जमीन थी। ओह, मतलब मुट्ठी भर लोगों के पास ज्यादातर जमीन और आधी आबादी के पास कुछ भी नहीं या बहुत कम।
ये जमींदारी प्रथा खत्म होने के बाद भी इनइक्वालिटी बनी रही बिल्कुल। और इसका असर एम्प्लॉयमेंट पर भी पड़ा है। हाँ, कुछ स्टडीज में देखा गया है कि 1961 और 1981 के बीच 2 दशकों में कल्टीवेटर्स यानी खुद खेती करने वालों का रेशियो टोटल लेबर फोर्स में 52.3% से घटकर 41.5% हो गया। मतलब किसान कम हो गए। हाँ, और जबकि इसी दौरान एग्रीकल्चरल लेबरर्स का परसेंटेज 17.2% से बढ़कर 25.2% हो गया। दिस रेजेज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या दिखाता है? ये रूरल पुअर के बढ़ते पॉपुलराइजेशन को दर्शाता है। लोग अपनी जमीन खोकर मजदूर बन रहे थे। ये तो चिंता की बात है। बिल्कुल। और आगे 1983 से 1999-2000 की अवधि में नेशनल लेवल पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 1983 के 66.5% से घटकर 1999-2000 में 61.8% हो गया। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी घट गया। हाँ, अगर लोग लेबर फोर्स से ही बाहर हो रहे हैं तो जाहिर है रोजगार की स्थिति चिंताजनक है और ये पॉवर्टी को बढ़ाएगी। अब अर्बन एरियाज की बात करें, एसेट्स के मामले में पेवमेंट ड्वेलर्स हैं जिनके पास शायद ही कोई एसेट होता है। स्लम ड्वेलर्स के जर्जर मकान, डीकेइंग टेनेमेंट्स और स्क्वाटर्स की झोंपड़ियां अर्बन पॉवर्टी के बर्निंग एग्जांपल्स हैं। हाँ, उनकी रहने की जगह ही उनका शायद एकमात्र एसेट होता है, वो भी अक्सर लीगल नहीं होता। 1971 की सेंसस के अनुसार 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में 66% परिवार सिर्फ 1 रूम टेनेमेंट्स में रहते थे। सोचिए, एक कमरे में पूरा परिवार। और ये स्थिति बहुत धीरे धीरे सुधरी। 1981 में नेशनल लेवल पर लगभग 73% परिवार 2 या उससे कम कमरों वाले घरों में रह रहे थे। 1991 में ये रेट मामूली रूप से घटकर 71% हुई। मतलब 10 साल में सिर्फ 2% का सुधार। हाँ, हाउसिंग शॉर्टेज भी एक बड़ी समस्या है। नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन (NBO) ने एस्टिमेट लगाया था कि हाउसिंग यूनिट्स की कमी 1971 में 14.5 मिलियन यानी 1.45 करोड़ थी, जो 1977 में बढ़कर 16.7 मिलियन यानी 1.67 करोड़ हो गई। कमी बढ़ती गई और दूसरी तरफ अमीरों के एसेट्स। दूसरी तरफ हम अर्बन पॉपुलेशन के प्रिविलेज सेक्शन की संपत्ति में जबरदस्त वृद्धि देखते हैं। एक एग्जाम्पल लें, देश के टॉप 20 लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस की टोटल एसेट्स 1963-64 में 1346 करोड़ रुपए थी, जो 1985 में बढ़कर 20,138 करोड़ रुपए हो गई। ओह माय गॉड, 1300 करोड़ से 20,000 करोड़। हाँ, सोचिए कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ करोड़ों लोग बेसिक हाउसिंग के लिए तरस रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ इंडस्ट्रियल हाउसेस की वेल्थ हजारों करोड़ बढ़ रही है। ये दिखाता है कि वेल्थ क्रिएशन का डिस्ट्रीब्यूशन कितना स्क्यूड है। बिल्कुल साफ दिख रहा है। चौथा फैक्टर है इलिटरेसी एंड हेल्थ। एजुकेशन फैसिलिटीज के मामले में हम पाते हैं कि ज्यादातर पुअर लोग ही इलिटरेट्स हैं, चाहे वो गांव में हो या शहर में। हाँ, ये तो गरीबी से सीधा जुड़ा हुआ लगता है। 1981 में भारत की लगभग 64% आबादी निरक्षर थी। रूरल एरियाज में ये रेट 70% था और अर्बन एरियाज में 43%। हालांकि नेशनल इलिटरेसी रेट में कमी आई है। 1991 में लगभग 48% और 2001 में 34% थी। हाँ, सुधार तो हुआ है। पर चिंता की बात यह है कि इलिटरेट्स की एब्सोल्यूट नंबर बड़ी है। 1951 में 300 मिलियन 30 करोड़ निरक्षर थे, जो 1981 में बढ़कर 438 मिलियन 43.8 करोड़ हो गए। ऐसा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की 1988 की रिपोर्ट बताती है। मतलब पॉपुलेशन बढ़ने के साथ निरक्षरों की संख्या भी बढ़ गई, जो दिखाता है कि एजुकेशन सिस्टम सब तक नहीं पहुंच पाया। हाँ, एक्सेस का इशू रहा है। और हेल्थ फैसिलिटीज का क्या हाल है? हेल्थ फैसिलिटीज के मामले में भी स्थिति अच्छी नहीं थी। एक स्टडी में पाया गया कि 55% रूरल पॉपुलेशन को प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जैसी बेसिक फैसिलिटी भी नहीं मिल पाती थी। आधी से ज्यादा ग्रामीण आबादी। हाँ, और अर्बन पुअर भी शहरों में एक्सपेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्च कैसे उठा सकते हैं। आज भी हम देखते हैं कि सरकारी अस्पतालों पर कितना बोझ है और प्राइवेट हेल्थ केयर कितना महंगा है। तो मतलब इलिटरेसी और पुअर हेल्थ स्टेटस, ये दोनों ही ऐसी कंडीशंस पैदा करते हैं जो पॉवर्टी को रिफ्लेक्ट भी करती हैं और उसे परपेचुएट भी करती हैं। हाँ, ये एक विशिष्ट साइकिल जैसा है। गरीब है इसलिए पढ़ नहीं पाते, अच्छा इलाज नहीं करा पाते,
और पढ़ नहीं पाते, सेहत खराब रहती है, इसलिए अच्छी जॉब नहीं मिलती और गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते। साइकिल चलता रहता है। बिल्कुल। तो संक्षेप में देखें तो पॉवर्टी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, ये वेल्थ और इनकम के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन पैटर्न्स, एसेट्स तक पहुंच की कमी, हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज की कमी और रूरल अर्बन डायनामिक्स जैसे कई इंटरकनेक्टेड इश्यूज की एक कॉम्प्लेक्स गुत्थी है। हाँ, ये सारे फैक्टर्स मिलकर गरीबी की तस्वीर बनाते हैं और उसे बनाए रखते हैं। इसे समझने के लिए एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की जरूरत है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पॉवर्टी एस्टिमेशन यानी कि भाई गरीबी का आकलन कैसे होता है, इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड मसला है और इसे देखने समझने के तरीके भी वक्त के साथ काफ़ी बदले हैं। बिल्कुल। देखिए, शुरू में भारत में जब प्लानिंग कमीशन मतलब योजना आयोग मुख्य संस्था थी ना प्लानिंग के लिए, तो वही नोडल एजेंसी थी जो गरीबी का अनुमान लगाती थी। अच्छा। तो प्लानिंग कमीशन ये देखती थी, पर ये अनुमान लगाते कैसे थे? मेरा मतलब क्या मेट्रिक यूज करते थे? प्राइमरली गरीबी अनुपात या जिसे पॉवर्टी रेशियो कहते हैं वो देखा जाता था। पॉवर्टी रेशियो। हाँ, ये सिंपली ये बताता है कि देश की कुल आबादी में कितने प्रतिशत लोग गरीब माने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं और उनमें से 30 गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो पॉवर्टी रेशियो हो गया 30%। सिंपल। ओके, सिंपल इनफ। पर ये पता करने के लिए कि कौन गरीब है और कौन नहीं, ये डेटा कहाँ से लाते थे? मतलब क्या घर घर जाके पूछते थे? नहीं, उसके लिए एक फॉर्मलाइज्ड सिस्टम है। डेटा आता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस से, मतलब एनएसएसओ। एनएसएसओ, हाँ सुना है। हाँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है और रेगुलर अंतराल पर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्विस करता है। अच्छा, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्विस यानी लोग किस चीज पर कितना खर्च कर रहे हैं, इसका सर्वे। एग्जैक्टली। इसी खर्च के पैटर्न और लेवल के आधार पर गरीबी का अनुमान लगाया जाता है। अच्छा, तो सारा खेल खर्च का है? हाँ। कितना कमा रहे हैं ये नहीं, बल्कि कितना खर्च कर रहे हैं ये देखा जाता है। इंटरेस्टिंग। लेकिन आपने कहा कि तरीके बदलते रहे हैं, ये क्यों? जरूरत क्यों पड़ी बदलने की? हाँ, यही तो पूरी कहानी है। तरीके इसलिए बदले क्योंकि गरीबी की समझ बदली, अर्थव्यवस्था बदली, लोगों की जरूरतें बदली। देखिए, 1979 में वाई के अलाग कमेटी ने एक तरीका सुझाया। फिर 1993 में लाकड़ावाला कमेटी ने उसमें कुछ सुधार किए, और फिर 2009 में आई तेंदुलकर कमेटी, जिसने तो काफी बुनियादी बदलाव कर दिए। ओह, तेंदुलकर कमेटी, हाँ काफी सुना है उसके बारे में। हाँ, तो इन सब पर हम एक एक करके बात करेंगे, लेकिन मजे की बात यह है कि ये सोचने का सिलसिला आजादी से भी बहुत पहले शुरू हो गया था। अरे हाँ, आजादी से पहले। मैंने दादा भाई नौरोजी का नाम सुना इस संदर्भ में। उनकी किताब थी ना, पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या उन्होंने शुरुआत की थी इसकी? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। दादा भाई नौरोजी ने शायद सबसे पहले एक औपचारिक तरीके से पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा का कॉन्सेप्ट पेश किया था। अच्छा। और जानते हैं उन्होंने ये रेखा किस आधार पर तय की थी? एक बहुत ही बुनियादी सब्सिस्टेंस डाइट, मतलब जिंदा रहने के लिए जो न्यूनतम जरूरी आहार है उसकी लागत पर। सब्सिस्टेंस डाइट क्या मतलब, क्या था उसमें? आज के कीटो डाइट या इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसा तो कुछ नहीं होगा? अरे कहाँ, उस वक्त तो बस पेट भरने की बात थी। उनकी लिस्ट में था चावल या आटा, दाल, मटन, सब्जियां, घी, वनस्पति तेल और नमक। बस इतना ही? हाँ, मतलब बेसिक सर्वाइवल। सोचिए 19वीं सदी के आखिर में जब ये बात हो रही थी, तो बहुत से भारतीयों के लिए ये बेसिक चीजें जुटाना भी कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा। सही बात है। मतलब सिर्फ जिंदा रहने लायक खाना जुटाने की लागत। अच्छा, फिर 1938 में एक नेशनल प्लानिंग कमेटी एनपीसी भी बनी थी, कांग्रेस ने बनाई थी शायद। उसने भी कुछ एस्टिमेट दिया था। हाँ, एनपीसी, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, उसने उस समय गरीबी रेखा 15 से 20 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह आंकी थी। 15 से 20 रुपए पर मंथ? हाँ, पर मंथ। उनका नजरिया भी मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का था, जिसमें पोषण संबंधी आवश्यकताएं यानी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट शामिल थी। मतलब कम से कम शरीर को चलाने लायक पोषण तो मिल जाए। 15 से 20 रुपए प्रति माह। आज के जमाने में तो शायद एक दिन का ढंग का नाश्ता भी ना आए इतने में। वाओ। और 1944 में बॉम्बे प्लान का भी जिक्र आता है। हाँ, बॉम्बे के कुछ बड़े उद्योगपतियों ने मिलकर ये प्लान बनाया था। उसके लेखकों ने 75 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की गरीबी रेखा सुझाई थी। 75 रुपीज पूरे साल का? हाँ, पर एनम। ये सारे आंकड़े आज हमें बहुत कम लगते हैं, लाफेबल लगते हैं शायद, लेकिन ये उस समय की इकोनॉमिक रियलिटी और मिनिमम नीड्स की समझ को दिखाते हैं।
तो ये तो हुई आज़ादी से पहले की बात। आज़ादी के बाद जब अपनी सरकार बनी, योजना आयोग बना, तब क्या हुआ? हाउ डिड द अप्रोच चेंज? क्या कुछ सिस्टमैटिक हुआ? बिल्कुल। आजादी के बाद 1962 में योजना आयोग ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया इसी मुद्दे पर। अच्छा। इस ग्रुप ने पहली बार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग गरीबी रेखाएं तय की। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था क्योंकि गांव और शहर की जरूरतें और खर्चे अलग होते हैं ना। हाँ बिल्कुल। कितनी थी वो रेखाएं? कुछ अंदाजा? ग्रामीण इलाकों के लिए 20 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। 20 रुपए साल का? हाँ, और शहरी इलाकों के लिए 25 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। बस 20-25 रुपीस पूरे साल के लिए? मतलब महीने का 2 रुपए से भी कम। ये तो यकीन करना मुश्किल है। हाँ, ये शुरुआती एस्टिमेट्स थे और शायद इन्फ्लेशन को भी पूरी तरह कैप्चर नहीं कर पाए होंगे उस वक्त। इसके बाद 1971 में दो बड़े इकोनॉमिस्ट्स वीएम दांडेकर और एन रथ ने भारत में गरीबी का पहला सिस्टमैटिक असेसमेंट किया। दांडेकर और रथ। हाँ, उन्होंने 1960-61 के नेशनल सैंपल सर्वे एनएसएस डेटा का इस्तेमाल किया, जो ज्यादा रिलायबल माना जाता था। अच्छा, दांडेकर और रथ ने क्या अलग किया? क्या अप्रोच था उनका? उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने गरीबी रेखा को सीधे कैलोरी इनटेक से जोड़ा। कैलोरीज से? हाँ, उनका तर्क था कि गरीबी रेखा उस एक्सपेंडिचर लेवल के बराबर होनी चाहिए जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में औसतन प्रतिदिन 2250 कैलोरीज खरीदने के लिए पर्याप्त हो। 2250 कैलोरीज? हाँ। यहां से गरीबी मापने में कैलोरी एक सेंट्रल फोकस बन गया। जैसे आजकल फिटनेस कॉन्शियस लोग हर चीज में कैलोरी गिनते हैं। हाँ हाँ। समझिए, तब सरकार गरीबी रेखा तय करने के लिए कैलोरी देख रही थी। मतलब अगर आप 2550 कैलोरीज अफोर्ड कर सकते हैं तो आप गरीब नहीं है। इंटरेस्टिंग। फिर आई अलग कमेटी 1979 में। हाँ, वाई के अलग कमेटी। इन्होंने भी दांडेकर रथ के काम को ही आगे बढ़ाया। इन्होंने भी पोषण संबंधी आवश्यकताओं, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स और उनसे जुड़े उपभोग व्यय, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आधार पर ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग गरीबी रेखा बनाई। अच्छा, तो इन्होंने भी कैलोरीज को ही बेस रखा। हाँ, बेसिकली वही अप्रोच था। इन्होंने 1973-74 की कीमतों को बेस ईयर माना था। तो अलग कमेटी का मुख्य योगदान ये था कि इसने पोषण आधारित व्यय को गरीबी आकलन का एक तरह से औपचारिक आधार बनाया। ठीक है। इसके बाद 1993 में आई लकड़ावाला कमेटी। इन्होंने क्या बदलाव किए? क्या कैलोरी वाला फंडा जारी रखा इन्होंने भी? लकड़ावाला कमेटी ने दो मुख्य बातें कही। पहली कि हाँ, उपभोग व्यय की गणना कैलोरी खपत के आधार पर ही होनी चाहिए, इसमें उन्होंने बदलाव नहीं सुझाया। अच्छा। लेकिन दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण थी, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या थी वो? उन्होंने कहा कि गरीबी रेखा स्टेट स्पेसिफिक होनी चाहिए। स्टेट स्पेसिफिक मतलब हर राज्य के लिए अलग? बिल्कुल, यानी हर राज्य के लिए अलग गरीबी रेखा, और इन रेखाओं को समय समय पर अपडेट करने के लिए शहरी क्षेत्रों में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स CPI-IW, हाँ, और ग्रामीण क्षेत्रों में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स CPI-AL का इस्तेमाल होना चाहिए। स्टेट स्पेसिफिक मतलब महाराष्ट्र की गरीबी रेखा बिहार या उत्तर प्रदेश से अलग होगी। ऐसा क्यों? ये तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देगा ना। बिल्कुल अलग होगी, और होनी भी चाहिए। आप खुद सोचिए, मुंबई में एक कमरे का किराया और बिहार के किसी छोटे गांव में उतना ही किराया, क्या बराबर होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। या दिल्ली में दाल का भाव और केरला में चावल का भाव? हर राज्य में चीजों की कीमतें अलग होती हैं। लोगों के खानपान और खर्च करने के तौर तरीके, कंजम्पशन पैटर्न्स भी अलग होते हैं। सही बात है। इसलिए एक ही लाठी से पूरे देश को हाँकना, यानी एक ही गरीबी रेखा सब पर लागू करना रियलिस्टिक नहीं है। मेक सेंस। और ये CPI-W और CPI-AL का क्या रोल था फिर इन्फ्लेशन के लिए? हाँ, एग्जैक्टली। ये इंडिसेस महंगाई को ट्रैक करते हैं। CPI-IW शहरों में इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए महंगाई दर दिखाता है, और CPI-AL गांव में खेतीहर मजदूरों के लिए। अच्छा। लकड़ावाला कमेटी ने कहा कि इन इंडसीज का इस्तेमाल करके स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइंस को समय समय पर एडजस्ट करना चाहिए, ताकि इन्फ्लेशन का असर बर्दाश्त किया जा सके। हाँ, वरना तो वो रेखा आउटडेटेड हो जाएगी। बिल्कुल, वरना जो रेखा 1993 में तय हुई वो 2000 आते आते महंगाई के कारण इरेलेवेंट हो जाएगी। तो लकड़ावाला कमेटी का बड़ा कंट्रीब्यूशन था रीजनल डिफरेंसेस को मानना और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म देना। ठीक है,
इसे जरा खोलकर समझते हैं। ये तो काफी लॉजिकल लग रहा है। फिर 2009 में आई तेंदुलकर कमेटी। मैंने सुना है इनके आने से काफी हंगामा हुआ था और इन्होंने काफी कुछ बदल दिया। ओके, लेट्स अनपैक दिस। हाँ, सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने वाकई गरीबी आकलन के तरीके में बड़े और कंट्रोवर्शियल बदलाव सुझाए। 4 मुख्य बदलाव थे उनके। 4, ओके। पहला और सबसे बड़ा, उन्होंने कैलोरी खपत आधारित गरीबी अनुमान से हटने की सिफारिश की। अरे, इतने सालों से जो कैलोरी चल रहा था, जिस पर अलग और लकड़वाला कमिटीज भी सहमत थीं, उसे क्यों हटाया? व्हाट वाज द लॉजिक? क्या कारण बताया? उनका तर्क ये था कि समय के साथ लोगों के खर्च का पैटर्न बदल रहा है। हो सकता है लोग कैलोरी कम ले रहे हों, लेकिन उनका खर्च दूसरी जरूरी चीजों पर बढ़ रहा था, जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा, हेल्थ एंड एजुकेशन। उनका कहना था कि सिर्फ पेट भरना ही गरीबी से बाहर निकलना नहीं है। आज आप देखिए, एक आम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास परिवार का कितना पैसा बच्चों की स्कूल फीस, ट्यूशन, बीमार होने पर डॉक्टर की फीस, दवाइयों पर खर्च होता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा खर्च है आजकल। तो कैलोरी वाला मॉडल शायद इस बदलती हकीकत को, इन नॉन फूड एसेंशियल्स के बढ़ते बोझ को ठीक से कैप्चर नहीं कर पा रहा था। ये बात तो सोचने वाली है। ओके, दूसरा बदलाव क्या था? दूसरा, उन्होंने पूरे ग्रामीण और शहरी भारत के लिए एक समान गरीबी रेखा टोकरी, यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट, पीएलबी का सुझाव दिया। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी बास्केट सबके लिए? हाँ, मतलब जो सामान और सेवाओं की लिस्ट गरीबी रेखा तय करने के लिए इस्तेमाल होगी, वो पूरे देश के लिए फंडामेंटली एक जैसी हो। हाँ, ये जरूर कहा कि स्टेट लेवल प्राइस डिफरेंसेस को एडजस्ट किया जाए। लेकिन अभी तो लकड़ा वाला कमेटी ने कहा था कि स्टेट स्पेसिफिक पैटर्न्स के हिसाब से अलग अलग होना चाहिए। ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। हाँ, ये एक बड़ा शिफ्ट था और इसकी काफी आलोचना भी हुई थी। यूनिफॉर्म पीएलबी का फायदा ये गिनाया गया कि इससे कंपैरिजन आसान होता है, मेथडोलॉजी सरल रहती है। अच्छा। लेकिन नुकसान ये कि राज्यों के बीच जो कंजम्पशन पैटर्न्स का अंतर है, जिसे मैंने कहा साउथ में चावल ज्यादा, नॉर्थ में गेहूं, हाँ, वो शायद ठीक से रिफ्लेक्ट नहीं होता। राइट। तीसरा और चौथा बदलाव? तीसरा, उन्होंने मूल्य समायोजन प्रक्रिया, प्राइस एडजस्टमेंट प्रोसीजर में बदलाव का सुझाव दिया, ताकि राज्यों के बीच और गांव शहर के बीच कीमतों के अंतर को बेहतर तरीके से अकाउंट किया जा सके। ओके। और चौथा, जो बहुत महत्वपूर्ण था और पहले बदलाव से जुड़ा था, उन्होंने गरीबी का अनुमान लगाते समय स्वास्थ्य और शिक्षा पर होने वाले निजी खर्च, प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन को एक्सप्लिसिट रूप से शामिल करने की सिफारिश की। एक्सप्लिसिटली मतलब पहले नहीं होता था क्या? शायद उतना नहीं। पहले शायद सरकारी खर्च पर ज्यादा फोकस था, प्राइवेट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। तेंदुलकर ने इसे बाकायदा शामिल किया। अच्छा, तो तेंदुलकर कमेटी की जो पॉवर्टी लाइन बास्केट पीएलबी थी, वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव रही होगी। फिर क्या क्या था उसमें मोटे तौर पे? हाँ, लिस्ट काफी लंबी थी। इसमें खाने पीने की तकरीबन सारी चीजें थीं, अनाज, दालें, दूध, तेल, सब्जियां, फल, मीट, चीनी, मसाले वगैरह। इसके अलावा ईंधन यानी फ्यूल, कपड़े, जूते, शिक्षा पर खर्च, मेडिकल खर्च, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल दोनों, मनोरंजन, पर्सनल केयर आइटम्स और यहाँ तक कि कुछ बेसिक टिकाऊ वस्तुएं, ड्यूरेबल्स पर होने वाला खर्च भी शामिल था। बाप रे। एसेंशियली जीने के लिए जरूरी माने जाने वाली ज्यादातर चीजें उसमें कवर करने की कोशिश की गई। ये तो वाकई पूरी जिंदगी का हिसाब लग रहा है। तो इस सब तामझाम के बाद गरीबी रेखा निकली कितनी? फिगर्स क्या थे? कंट्रोवर्सी यही हुई थी ना? हाँ, यहीं पर आकर मामला गरमाया। तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से 2004-05 के लिए अखिल भारतीय गरीबी रेखा, ऑल इंडिया पॉवर्टी लाइन, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 446 रुपए 68 पैसे प्रति व्यक्ति प्रति माह। 446 रुपये पर पर्सन पर मंथ? हाँ, और शहरी क्षेत्रों के लिए 578 रुपए 80 पैसे प्रति व्यक्ति प्रति माह। क्या 446 रुपए 68 पैसे प्रति माह मतलब एक दिन का? अरे ये तो लगभग 15 रुपए हुआ। और शहरों में 578 रुपए 80 मतलब करीब 19 रुपए प्रतिदिन। इसमें कोई इंसान कैसे गुजारा कर सकता है 2004-05 में भी? ये तो बिल्कुल मजाक लग रहा है। क्या इसमें किराया, बिजली, पानी, कपड़े, दवाई सब शामिल था? टेक्निकली हाँ, जैसा कि पीएलबी में देखा, ये सब इंक्लूडेड था। तो फिर ये कैसे? लेकिन यही तो सबसे बड़ा विवाद था इन आंकड़ों को लेकर कि ये रेखाएं जमीनी हकीकत से कितनी कटी हुई लगती हैं। लोगों ने कहा कि इतने कम पैसों में तो ढंग से 2 वक्त का खाना भी मुश्किल है, बाकी जरूरतें तो छोड़ ही दीजिए। बिल्कुल।
खैर, समिति के अनुसार ही 2009-10 में ये रेखा थोड़ी बढ़कर ग्रामीण के लिए 672.8 रुपए, करीब 22 रुपए दिन, और शहरी के लिए 859.6, करीब 28 रुपए दिन हो गई। और 2011-12 में ये ग्रामीण के लिए 816.0 रुपए, करीब 27 रुपए दिन, और शहरी के लिए 1000 रुपए, करीब 33 रुपए दिन प्रति व्यक्ति प्रति माह थी। 27 या 33 रुपए रोज में एक इंसान का गुजारा दिल्ली मुंबई जैसे शहर में तो सोचना भी मुश्किल है। अच्छा, अब बात और दिलचस्प हो जाती है। लगदावाला कमेटी जो कैलोरी पर बेस्ड थी और तेंदुलकर कमेटी जिन्होंने कैलोरी छोड़कर हेल्थ एजुकेशन जोड़ा, उनके अनुमानों में कितना फर्क आया गरीबी के परसेंटेज को लेकर? जमीन आसमान का फर्क। ये बहुत क्रूशल पॉइंट है समझने के लिए। 2004-5 के लिए ही देखिए। हाँ, लगदावाला कमेटी की मेथोडोलॉजी के हिसाब से भारत में गरीबी रेखा से नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल आबादी 27.5% थी। 27.5%। ठीक है, लेकिन जब तेंदुलकर कमेटी ने अपनी नई मेथोडोलॉजी लगाई उसी साल की डेटा पर, तो बीपीएल आबादी का अनुमान बढ़कर 37.2% हो गया। 37.2%। बाप रे, सीधा 10% का जंप। हाँ, यानी ग्रामीण इलाकों में 41.8% और शहरी इलाकों में 27.5% लोग गरीब माने गए उनके हिसाब से। सोचिए, सिर्फ मेथोडोलॉजी बदलने से देश में गरीबों की संख्या का अनुमान लगभग 10 परसेंटेज पॉइंट्स बढ़ गया। बाप रे। करोड़ों लोग जो पहले गरीब नहीं माने जा रहे थे, वो अब तेंदुलकर मेथोडोलॉजी के हिसाब से बीपीएल कैटेगरी में आ गए। तो तेंदुलकर कमेटी का लैंडमार्क शिफ्ट था कैलोरी से हटकर स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे खर्चों को शामिल करना, जिसने गरीबी की तस्वीर को ही बदल दिया। मतलब ज्यादा लोगों को गरीब दिखाया। एग्जैक्टली, तस्वीर को बदल दिया और बहस को भी गरमा दिया। जाहिर है तेंदुलकर कमेटी के इन कम आंकड़ों पर बहुत विवाद हुआ होगा। इसी के बाद 2012 में रंगाराजन कमेटी बनी थी, शायद इसी कंट्रोवर्सी के चलते। हाँ, बिल्कुल। तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट और उसके पॉवर्टी लाइन फिगर्स पर इतना विवाद हुआ कि सरकार को 2012 में सी रंगाराजन की अध्यक्षता में एक और समिति बनानी पड़ी, जिसने 2014 में अपनी रिपोर्ट दी। अच्छा, रंगाराजन कमेटी। हाँ। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि रंगाराजन कमेटी ने एक तरह से बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की, एक हाइब्रिड या मिश्रित दृष्टिकोण, मिक्स्ड अप्रोच अपनाया। हाइब्रिड अप्रोच? हाँ। वो कैसे? क्या वो वापस कैलोरी पर चले गए या तेंदुलकर जैसा ही रखा? पार्शियली यस, कैलोरी पर वापस गए, बट इन अ मोर न्यूअन्स्ड वे। उनकी सिफारिश थी कि गरीबी रेखा कुछ चीजों के लिए निश्चित मानक स्तरों, नॉर्मेटिव लेवल्स पर आधारित होनी चाहिए, जैसे पर्याप्त पोषण, एडिक्वेट नरिशमेंट, कपड़े, मकान किराया, परिवहन और शिक्षा। अच्छा, नॉर्मेटिव लेवल्स मतलब एक मिनिमम स्टैंडर्ड। हाँ, मतलब इन जरूरी चीजों का एक मिनिमम एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड तय किया जाए, और इसके साथ ही बाकी गैर खाद्य खर्चों, अदर नॉन फूड एक्सपेंसेस का एक व्यवहारिक रूप से निर्धारित स्तर, बिहेवियरली डिटर्मिन्ड लेवल भी शामिल होना चाहिए। बिहेवियरली डिटर्मिन्ड मतलब लोग असल में कितना खर्च कर रहे हैं? हाँ, मतलब लोग असल में इन बाकी चीजों पर कितना खर्च कर रहे हैं उसे भी देखा जाए। तो ये नॉर्मेटिव और बिहेवियरल का मिक्स था। थोड़ा स्टैंडर्ड तय करो, थोड़ा देखो लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो पोषण के मानक कैसे तय किए इन्होंने? सिर्फ कैलोरी देखी या और भी कुछ? तेंदुलकर ने तो कैलोरी छोड़ दी थी। इन्होंने सिर्फ कैलोरी नहीं देखी, बल्कि पोषण को ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली देखा। इन्होंने ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के लेटेस्ट नॉर्म्स के आधार पर कैलोरी, प्रोटीन और वसा, फैट, तीनों की औसत आवश्यकताओं की गणना की। तीनों की? कैलोरी, प्रोटीन, फैट? हाँ, तीनों। और ये जरूरतें उम्र, लिंग, जेंडर और शारीरिक गतिविधि, एक्टिविटी लेवल के हिसाब से अलग अलग होती हैं। इन्होंने इन सब को कंसिडर करके ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए पॉपुलेशन एवरेज निकाला। कितनी जरूरतें निकली इनके हिसाब से? तेंदुलकर के 2250 कैलोरी से अलग थी। हाँ, थोड़ी अलग। ऊर्जा यानी कैलोरी की जरूरत ग्रामीण के लिए 2155 किलो कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और शहरी के लिए 2090 किलो कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निकली। अच्छा, थोड़ी कम। हाँ, लेकिन रंगराजन ने कहा कि ये एक औसत है, इसमें ±10% का वेरिएशन हो सकता है। प्रोटीन की जरूरत ग्रामीण के लिए 48 ग्राम और शहरी के लिए 50 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, और वसा की जरूरत ग्रामीण के लिए 28 ग्राम और शहरी के लिए 26 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। तो ये ज्यादा होलिस्टिक न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड था, सिर्फ कैलोरी नहीं। ठीक है, स्टैंडर्ड तय हो गया। फिर इन पोषण जरूरतों को पूरा करने का खर्च कैसे निकाला? क्या बाजार भाव देखा या कुछ और? उन्होंने NSSO डेटा से एक ऐसी खाद्य टोकरी, फूड बास्केट आइडेंटिफाई की जो इन तीनों कैलोरी, प्रोटीन और वसा की जरूरतों को एक साथ पूरा करती हो।
ओके। और फिर देखा कि इस टोकरी को खरीदने में औसतन कितना खर्च आता है। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात सामने आई, वेरी सरप्राइजिंग। क्या? 2011-12 में जब ये गणना हो रही थी, असलियत में केवल 25-30% ग्रामीण और 15-20% शहरी लोग ही इन पोषण मानदंडों को पूरा कर पा रहे थे। क्या बात कर रहे हैं? मतलब देश की इतनी बड़ी आबादी एक्चुअली एडिक्वेटली नरिश थी ही नहीं उनके हिसाब से। आंकड़े तो कम से कम यही इशारा कर रहे थे। शॉकिंग था ये। खैर, कमेटी ने उन लोगों को देखा जो ये पोषण स्तर हासिल कर पा रहे थे। उन वर्गों में भोजन पर औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन फूड, 554 रुपए ग्रामीण क्षेत्रों में और 656 रुपए शहरी क्षेत्रों में था। अच्छा। तो इसे गरीबी रेखा का फूड कंपोनेंट मान लिया गया। ओके, ये खाने का हिस्सा हुआ। 554 गांव में, 656 शहर में। अब बाकी चीजें, कपड़े, किराया, आना जाना, पढ़ाई, इनके लिए नॉर्मेटिव लेवल कैसे तय किया? उसके लिए उन्होंने एनएसएसओ डेटा में मीडियन फ्रैक्टाइल का तरीका अपनाया। मीडियन फ्रैक्टाइल, ये क्या होता है? मतलब जनसंख्या का लगभग 45वां से 50वां परसेंटाइल, बेसिकली मिडिल क्लास का लोअर एंड समझ लीजिए। अच्छा। तो आबादी के बीच का जो हिस्सा है, उसने इन 4 चीजों, कपड़ा, किराया, परिवहन और शिक्षा पर औसतन कितना खर्च किया, उसे न्यूनतम मानक जरूरत, नॉर्मेटिव रिक्वायरमेंट मान लिया गया। कितना है ये? ये आंकड़ा ग्रामीण के लिए 141 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह और शहरी के लिए 407 रुपए निकला। शहर में इतना ज्यादा? किराया और ट्रांसपोर्ट की वजह से। बिल्कुल, शहरों में किराया और ट्रांसपोर्ट महंगा होता है। ठीक है। और इन 5 खाना प्लस 4 नॉर्मेटिव नॉन फूड के अलावा जो बाकी गैर खाद्य खर्चे होते हैं, साबुन, तेल, मनोरंजन, सामाजिक खर्चे वगैरह, उनका क्या? वो बिहेवियरल वाला पार्ट। हाँ, उसके लिए उन्होंने बिहेवियरल अप्रोच अपनाया। उन्होंने फिर से उन लोगों को देखा जो पोषण संबंधी जरूरतें पूरी कर रहे थे। अच्छा, वही लोग? हाँ, वही लोग। उन लोगों ने खाने, कपड़े, किराए, परिवहन और शिक्षा के अलावा बाकी सब गैर खाद्य चीजों पर औसतन जो खर्च किया, उसे भी गरीबी रेखा का हिस्सा मान लिया। कितना था ये खर्च? ये ग्रामीण के लिए 277 रुपीज और शहरी के लिए 344 रुपीज प्रति व्यक्ति प्रति माह निकला। तो अब इन सबको जोड़ना पड़ेगा। फूड कंपोनेंट प्लस नॉर्मेटिव नॉन फूड प्लस बिहेवियरल नॉन फूड। Exactly. इन सबको जोड़कर रंगाराजन कमेटी की गरीबी रेखा बनी। 2011-12 के लिए ये मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय थी। हाँ, ग्रामीण के लिए 544 रुपीज फूड प्लस 141 रुपीज नॉर्मेटिव एनएफ प्लस 277 रुपीज बिहेवियरल एनएफ इज इक्वल टू 972 रुपीज। 972 रुपए। और शहरी के लिए 656 रुपीज फूड प्लस 407 रुपीज नॉर्मेटिव एनएफ प्लस 344 रुपीज बिहेवियरल एनएफ इज इक्वल टू 1407 रुपीज। 1407 रुपए। तो 972 रुपए ग्रामीण और 1407 रुपए शहरी प्रति व्यक्ति प्रति माह। यानी अगर एक आम परिवार में 5 लोग हैं तो ग्रामीण इलाके में गुजारे के लिए 4860 रुपीस प्रति माह और शहरी इलाके में 7035 रुपीस प्रति माह का खर्च। हाँ, रफली। ये तेंदुलकर वाले आंकड़ों से तो ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। मतलब 15-20 रुपए रोज से तो बेहतर है। लेकिन क्या आज के ज़माने में या 2011-12 में भी इतने में एक 5 लोगों का परिवार जिसमें बच्चे हों, उनकी पढ़ाई, स्वास्थ्य, घर का किराया, खाना पीना सब ठीक ठाक हो सकता है? सवाल तो शायद फिर भी बना रहता है। बिल्कुल, ये बहस कभी खत्म नहीं होती कि पॉवर्टी लाइन कितनी होनी चाहिए। ये हमेशा एक मूविंग टारगेट जैसा है। खैर, रंगराजन कमेटी के इस अनुमान के अनुसार 2011-12 में 30.9% ग्रामीण आबादी, 30.9%, हाँ, और 26.4% शहरी आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी। 26.4%। पूरे भारत का औसत देखें तो 29.5% लोग गरीब थे। लगभग 30%। तो ये तेंदुलकर के 2011-12 के अनुमान जो करीब 21.9% था, उससे ज्यादा था। हाँ, तेंदुलकर का अनुमान एमआरपी डेटा पर 21.9% था, तो रंगराजन का 29.5% उससे काफी ज्यादा था। एक और टेक्निकल बात का जिक्र है रंगराजन रिपोर्ट में, MMRP डेटा। ये क्या चीज है और इसका क्या असर पड़ा? आपने MRP का जिक्र किया था। हाँ, ये डेटा कलेक्शन की मेथोडोलॉजी से जुड़ा है और ये भी एक बड़ा फैक्टर था जिसके कारण रंगराजन के आंकड़े तेंदुलकर से अलग आए। अच्छा। देखिए, एनएसएसओ डेटा इकट्ठा करने के लिए लोगों से पूछता है कि उन्होंने पिछले कितने समय में किस चीज पर खर्च किया। इसे रिकॉल पीरियड कहते हैं। हाँ। पहले यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड URP चलता था, जिसमें सभी चीजों के लिए 30 दिन का रिकॉल पीरियड होता था। ओके। फिर मिक्स्ड रिकॉल पीरियड MRP आया, जो तेंदुलकर कमेटी ने इस्तेमाल किया।
इसमें कुछ कम खरीदी जाने वाली चीज़ों जैसे कपड़े, जूते, ड्यूरेबल गुड्स के लिए 365 दिन और बाकी के लिए 30 दिन का रिकॉल पीरियड था। ठीक है। रंगाराजन कमेटी ने मॉडिफाइड मिक्स रिकॉल पीरियड MMRP डेटा इस्तेमाल किया। MMRP, इसमें क्या अलग था? MMRP में कुछ और चीज़ों जैसे कम फ्रीक्वेंसी में खरीदे जाने वाले खाने के आइटम्स और कुछ नॉन फूड आइटम्स के लिए 7 दिन का रिकॉल पीरियड इस्तेमाल किया गया, जबकि ड्यूरेबल गुड्स के लिए 365 दिन और बाकी के लिए 30 दिन। 7 दिन? ऐसा क्यों? माना जाता है कि MMRP वाला तरीका ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि लोग हाल के खर्चों को जैसे पिछले 7 दिन का ज़्यादा सही से याद रख पाते हैं बजाय पिछले 30 दिन के। छोटी अवधि में रिकॉल एरर कम होता है। आप खुद सोचिए, पिछले 7 दिन में सब्जी पर कितना खर्च किया, ये याद रखना आसान है या पिछले 30 दिन का? हाँ, 7 दिन का ज़्यादा आसान है। बिल्कुल। तो अगर इसे हम बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो सिर्फ डेटा कलेक्शन का तरीका बदलने से भी गरीबी के आंकड़े बदल जाते हैं। वाओ! हाँ, और काफ़ी ज़्यादा बदल जाते हैं। रंगाराजन कमेटी ने खुद अपने रिपोर्ट में एनालिसिस किया। उन्होंने पाया कि अगर वो MRP डेटा की जगह MMRP डेटा इस्तेमाल करते हैं, तो सिर्फ इसी बदलाव के कारण ग्रामीण गरीबी रेखा में लगभग 67% और शहरी गरीबी रेखा में 28% की वृद्धि हो जाती है। इतनी ज़्यादा सिर्फ डेटा कलेक्शन मेथड से? हाँ, मतलब MMRP डेटा लोगों के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ज़्यादा कैप्चर करता है, शायद इसलिए क्योंकि रिकॉल बेहतर होता है। तो रंगाराजन के ऊंचे आंकड़ों के पीछे सिर्फ मेथोडोलॉजी का फर्क नहीं था, जैसे कैलोरी, प्रोटीन, फैट वापस लाना, बल्कि डेटा कलेक्शन के तरीके का फर्क भी एक बड़ा फैक्टर था। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? व्हाट डज दिस ऑल मीन? क्या रंगाराजन कमेटी के अनुसार उनके ऊंचे मानकों के बावजूद गरीबी कम हुई थी उस दौरान? हाँ, उनके अनुमानों के अनुसार भी गरीबी 2009-10 से 2011-12 के बीच कम हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा। ग्रामीण भारत में यह उनके मेथोडोलॉजी के हिसाब से 39.6% से घटकर 30.9% हो गया। ओके, काफी गिरावट है। और शहरी भारत में 35.1% से घटकर 26.4% हो गया। यानी दोनों क्षेत्रों में इन 2 सालों में 8.7 परसेंटेज पॉइंट्स की अच्छी खासी समान गिरावट आई। पूरे भारत का गरीबी अनुपात 38.2% से गिरकर 29.5% हो गया। इस दौरान उनके अनुमान के मुताबिक कुल 91.6 मिलियन यानी लगभग 9 करोड़ 16 लाख लोग गरीबी से बाहर निकले। 9 करोड़ से ज्यादा लोग 2 साल में? हाँ, तो पॉवर्टी रिडक्शन का ट्रेंड तो कंफर्म हुआ, भले ही एब्सोल्यूट लेवल ऑफ पॉवर्टी रंगाराजन के हिसाब से ज्यादा था। तो रंगाराजन कमेटी का प्रयास था एक ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव रेखा बनाना, नॉर्मेटिव बिहेवियरल मिक्स के साथ और अपडेटेड डेटा MMRP का इस्तेमाल करना। तो ये कि भारत में गरीबी आकलन के तरीकों की लंबी और थोड़ी जटिल कहानी दादा भाई नौरोजी के सबसिस्टेंस डाइट से शुरू होकर कैलोरी पर फोकस, फिर कैलोरी से हटकर स्वास्थ्य शिक्षा को शामिल करना और फिर रंगाराजन कमेटी का एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाने की कोशिश, साथ में डेटा कलेक्शन की बारीकियां। बाप रे, काफी उतार चढ़ाव और सोच में बदलाव हुए हैं। बिल्कुल, और ये पूरी यात्रा दिखाती है कि गरीबी सिर्फ आय या कैलोरी का मामला नहीं है। इट्स नॉट दैट सिंपल। ये एक मल्टी डायमेंशनल फिनोमेना है जिसमें पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और जीवन स्तर से जुड़े कई पहलू शामिल हैं। और शायद इसलिए इसे किसी एक नंबर या एक रेखा में बांधना हमेशा मुश्किल और कंट्रोवर्शियल रहा है। हर तरीके की अपनी ताकत और अपनी सीमाएं रही हैं। सही कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम गरीबी उन्मूलन यानी कि पॉवर्टी एलिवेशन पर बात करेंगे। आज़ादी के बाद से देखें तो सरकार ने भाई ढेरों योजनाएं शुरू की हैं। एक बहुत लंबी लिस्ट है। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी स्कीम्स आई हैं। कुछ नाम तो जैसे सुने ही होंगे, जैसे वो IRDP था, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, गांव के विकास के लिए, या फिर जवाहर रोजगार योजना JRY, रोजगार पर फोकस था। और भी बहुत थी, बंधुआ मजदूरी खत्म करना, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, फूड फॉर वर्क, काफी कुछ था। हाँ, और मकसद सबका एक ही था, गरीबी कम करना। पर अब जो नीति आयोग की टास्क फोर्स है, उनका नजरिया आप कह सकते हैं थोड़ा अलग है। अलग कैसे? मतलब योजनाओं से हटकर? हाँ, वो सिर्फ योजनाओं की गिनती बढ़ाने की बजाय एक ज्यादा होलिस्टिक, एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब तक हम शायद लक्षणों का इलाज ज्यादा कर रहे थे, बीमारी की जड़ तक जाने की जरूरत है। अच्छा, मतलब सिर्फ अलग अलग योजनाएं चलाने से शायद बात नहीं बनेगी पूरी तरह। हमें अर्थव्यवस्था की जो बुनियाद है उसे ही ऐसा बनाना होगा कि गरीबी अपने आप कम हो। ये एक स्ट्रक्चरल चेंज की बात है, सिर्फ लिस्ट बनाने से आगे बढ़कर
जड़ पर काम करने की जरूरत है। हाँ, ये बात तो सही है। मतलब सिर्फ पैबंद लगाने के बजाय पूरी चादर को ही मजबूत बनाने जैसा कुछ। या जैसे सड़क में गड्ढे भरने की जगह पूरी सड़क ही नहीं और मजबूत बना दी जाए ताकि गड्ढे कम हों। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही उदाहरण है। चलिए, तो फिर इस नीति आयोग की स्ट्रैटेजी को समझते हैं। इनकी मुख्य रणनीति क्या है? क्या कोर पॉइंट्स हैं? तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है लगातार तेज इकोनॉमिक ग्रोथ। और सिर्फ ग्रोथ नहीं, बल्कि ऐसी ग्रोथ जो रोजगार बढ़ाए, जिसे वो कहते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सस्टेन्ड रैपिड ग्रोथ। एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सस्टेन्ड रैपिड ग्रोथ सुनने में थोड़ा भारी है, पर फंडा सिंपल लगता है। जैसे कोई स्टार्टअप तेजी से ग्रो करता है तो वो ज्यादा लोगों को हायर करता है, अच्छी सैलरी देता है। हाँ बिल्कुल, देश के लेवल पर भी कुछ ऐसा ही है। जब इकोनॉमी तेजी से बढ़ेगी तो जॉब्स पैदा होंगी, और ये ग्रोथ गरीबी को दो मुख्य तरीकों से, दो चैनल्स से कम करती है। ओके, वो दो तरीके क्या हैं? पहला तो सीधा है, जैसा आपने कहा, अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां बनती हैं और मजदूरी बढ़ती है। रियल वेजेस मतलब महंगाई को एडजस्ट करने के बाद भी हाथ में ज्यादा पैसा आता है। इससे गरीब परिवारों की आमदनी सीधे बढ़ती है। हाँ, सोचिए, कोई दिहाड़ी मजदूर है या कोई घर में काम करने वाली दीदी है, अगर उनकी रोज की या महीने की इनकम बढ़ जाए तो वो शायद बच्चों को बेहतर स्कूल भेज पाएंगे या शायद घर में थोड़ा बेहतर खाना ला पाएंगे। ये डायरेक्ट इम्पैक्ट है। सही बात है। और दूसरा रास्ता है सरकार के जरिए। जब ग्रोथ तेज होती है तो सरकार की कमाई यानी रेवेन्यू भी बढ़ता है। अच्छा, टैक्स वगैरह से? हाँ, कॉर्पोरेट टैक्स ज्यादा आएगा, जीएसटी ज्यादा आएगा, इनकम टैक्स भी। तो इस बढ़े हुए पैसे से सरकार सोशल एक्सपेंडिचर्स पर ज्यादा खर्च कर सकती है। जैसे नए स्कूल खोलना, सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाना, गांवों तक पक्की सड़कें पहुंचाना, साफ पानी का इंतजाम करना। तो ग्रोथ का फायदा आम आदमी तक दो तरह से पहुंचता है। एक तो सीधी आमदनी बढ़कर, और दूसरा बेहतर पब्लिक सर्विसेज के जरिए। सही बात है। मतलब ये तो डबल फायदा हुआ, लोगों की जेब में भी पैसा और सरकार के पास भी ज्यादा पैसा लोगों की भलाई पर खर्च करने के लिए। सुनने में तो ये एकदम बढ़िया लगता है। विन विन सिचुएशन है। थियोरेटिकली तो है। अच्छा, अब आते हैं खेती पर। नीति आयोग कहता है कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ यानी कृषि विकास गरीबी हटाने के लिए बहुत बहुत जरूरी है, सेंट्रल है ये। हाँ बिल्कुल सेंट्रल है। और आंकड़े भी यही दिखाते हैं। हमारे देश की लगभग कितनी 69% आबादी आज भी ग्रामीण है। हाँ, लगभग 70% कह सकते हैं। और करीब 80% गरीब गांव में ही रहते हैं। मतलब गरीबी का कंसंट्रेशन रूरल इंडिया में बहुत ज्यादा है। और इन गरीब परिवारों में से ज्यादातर लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खेती पर ही निर्भर हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एक बड़ा विरोधाभास, एक पैराडॉक्स सामने आता है। पैराडॉक्स? कैसा पैराडॉक्स? देखिए, देश के करीब आधी लेबर फोर्स मतलब काम करने वाले लोगों में से लगभग 49% खेती या उससे जुड़े कामों में लगी हैं। लगभग आधे लोग खेती में हैं। हाँ, लेकिन देश की जीडीपी में यानी नेशनल इनकम में खेती का हिस्सा काफी कम है, करीब 14.4%। ये 2004-05 की कीमतों पर आधारित आंकड़ा है, पर ट्रेंड अभी भी वैसा ही है। अरे बाप रे, 49% लोग मिलकर सिर्फ 14-15% कमा रहे हैं देश के लिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक छोटे से केक को बहुत सारे लोग बांट रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो हर किसी के हिस्से में बहुत कम आता है। मतलब प्रति व्यक्ति उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बहुत कम है खेती में। पर ऐसा क्यों है? खेती में इतनी कम प्रोडक्टिविटी क्यों है? इसकी एक बड़ी वजह है गांवों में या आसपास के कस्बों में खेती के अलावा दूसरे रोजगार के मौकों की भारी कमी, जिसे कहते हैं पॉसिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, मतलब और कोई काम है ही नहीं करने को? हाँ, ढंग का काम। लोगों के पास कोई और चारा नहीं है, तो मजबूरी में कम उत्पादकता वाली खेती में ही लगे रहते हैं, भले ही उससे आमदनी नाम मात्र की हो। सोचे किसी किसान का बेटा या बेटी पढ़ लिख कर ग्रेजुएट भी हो जाए, पर गांव के पास कोई फैक्ट्री नहीं, कोई आईटी कंपनी नहीं, कोई बड़ा ऑफिस नहीं, तो क्या करेगा? हाँ, बात तो सही है। ज्यादातर क्या होता है, या तो वापस उसी छोटी सी जमीन पर अपने परिवार का हाथ बटाएगा, जिसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। मतलब काम करते हुए दिख तो रहा है, पर उसकी जरूरत नहीं है, उसके बिना भी उतना ही उत्पादन होगा। हाँ, सुना है इसके बारे में। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, शहर की तरफ पलायन, माइग्रेशन, जहां शायद किसी झुग्गी में रहकर कोई छोटा मोटा काम करेगा जो अक्सर उसकी क्वालिफिकेशन से मेल नहीं खाता। तो ये तो एक तरह का गरीबी का चक्र, साइकिल ऑफ पॉवर्टी बन गया। बिल्कुल। और इसी चक्र को तोड़ने के लिए एक टू प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी
यानी दो तरफा रणनीति चाहिए। दो तरफा कैसे? एक तरफ तो हमें खेती को बेहतर बनाना होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी, इरिगेशन, टेक्नोलॉजी, मार्केट एक्सेस, स्टोरेज सब सुधारना होगा ताकि किसानों की आय बढ़े। ठीक है, खेती सुधारनी है। और साथ ही साथ दूसरी तरफ गांवों और शहरों दोनों जगह खेती के अलावा इंडस्ट्री और सर्विसेज में अच्छी नौकरियां पैदा करनी होंगी, नॉन फार्म जॉब्स। सिर्फ खेती सुधारने से काम नहीं चलेगा, नॉन फार्म जॉब्स भी उतनी ही जरूरी हैं। लोगों को खेती से बाहर निकलने का विकल्प देना होगा। बिल्कुल। और यहीं पे शायद नीति आयोग का तीसरा पॉइंट आता है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में ग्रोथ लाना। हाँ, और वो भी कैसी ग्रोथ? एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव। अच्छा, मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज और सर्विसेज बढ़ें जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां दे। एग्जैक्टली। खेती से आय बढ़ना जरूरी है, पर लॉन्ग टर्म में गरीबी मिटाने और जिसे कहते हैं शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में नौकरियां चाहिए, खासकर ऐसी नौकरियां जिनमें कम पढ़े लिखे या कम हुनर वाले लोग भी काम पा सकें। देखिए, इतिहास अगर देखें तो भारत में खेती की ग्रोथ रेट सबसे तेज 4.7% रही है, वो भी 1980s में। 4.7%? ये तो काफी अच्छी थी। अच्छी थी, पर इतनी तेज नहीं कि खेती पर निर्भर करोड़ों लोगों को गरीबी से निकालकर एक अच्छी जिंदगी दे सके। इसीलिए जरूरी है कि इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर इन लोगों के लिए नौकरियां बनाए ताकि वो खेती से निकलकर बेहतर आय वाले कामों में जा सकें। जैसे दूसरे देशों ने किया है। चीन का उदाहरण अक्सर आता है। हाँ बिल्कुल, साउथ कोरिया, ताइवान और हाल के दशकों में चीन ने बड़े पैमाने पर गरीबी कैसे मिटाई? मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स के दम पर। उन्होंने ऐसी इंडस्ट्रीज पर फोकस किया जो लाखों लोगों को काम दे सकती थी। कपड़े बनाना, जूते बनाना, खिलौने, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली, ये सब लेबर इंटेंसिव काम है। हाँ, इन सब चीजों पर मेड इन चाइना बहुत दिखता है। बिल्कुल, लेकिन भारत में कहानी थोड़ी अलग रही है। यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा है। पेचीदा कैसे? यहाँ जो सेक्टर तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे गाड़ियां बनाना, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो पार्ट्स, टू व्हीलर्स, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ये ज्यादातर कैपिटल इंटेंसिव या टेक्नोलॉजी इंटेंसिव है। मतलब इनमें पैसा ज्यादा लगता है, मशीनें ज्यादा लगती हैं। हाँ, इनमें पैसा और टेक्नोलॉजी ज्यादा लगती है, पर सापेक्षिक टेव्स संपूर्णतया कम लोगों को रोजगार मिलता है, खासकर लो स्किल्ड वर्कर्स को। अच्छा। और दूसरे जो तेज बढ़ने वाले सेक्टर हैं, जैसे आईटी, सॉफ्टवेयर। हाँ, सॉफ्टवेयर, फार्मा, टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भी तेजी से बढ़े हैं, पर इनमें ज्यादातर स्किल्ड लोगों की जरूरत होती है, जिनके पास स्पेशलाइज्ड डिग्रियां या ट्रेनिंग है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक फार्मा रिसर्चर, एक डेटा एनालिस्ट, ये नौकरियां अच्छी पे करती हैं, पर ये उन करोड़ों लोगों के लिए नहीं है जो कम पढ़े लिखे हैं या जिनके पास ये स्पेसिफिक स्किल्स नहीं है। तो फिर वो सेक्टर कहाँ है जो कम पढ़े लिखों को नौकरी दे? वहीं दिक्कत है। वो सेक्टर्स जो बहुत सारे कम कुशल या अर्धकुशल, लो एंड सेमी स्किल्ड लोगों को काम दे सकते हैं, जैसे कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग, जूते, फुटवेयर, फूड प्रोसेसिंग जैसे चिप्स, जैम, जूस बनाना, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सामान को असेंबल करना, जिनमें चीन ने कमाल किया, वो भारत में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। मतलब जहां नौकरियां ज्यादा बन सकती थीं, वो सेक्टर पीछे रह गए। हाँ, खासकर एक्सपोर्ट्स के मामले में हम ग्लोबल मार्केट का उतना बड़ा हिस्सा कैप्चर नहीं कर पाए इन सेक्टर्स में, जितना चीन या बांग्लादेश या वियतनाम ने किया है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है, ये रोजगार देने वाले लेबर इंटेंसिव सेक्टर भारत में पीछे क्यों रह गए? क्या वजह है? हम क्यों नहीं बन पाए दुनिया की कपड़ा या जूता फैक्ट्री? नीति आयोग की रिपोर्ट इसके कुछ मुख्य कारण बताती है। क्या है वो कारण? पहला, बड़ी कंपनियों की कमी, लैक ऑफ क्रिटिकल मास ऑफ लार्ज फर्म्स। इन सेक्टर्स में बड़ी दिग्गज कंपनियां कम हैं। छोटी छोटी बहुत सारी यूनिट्स हैं, पर ऐसी फर्म्स कम हैं जो बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट कर सकें। अच्छा, मतलब स्केल नहीं है? हाँ, स्केल की कमी है। सोचिए, कपड़ा बनाने वाली हजारों छोटी वर्कशॉप्स होंगी, पर ऐसी विशाल फैक्ट्रियां कम हैं जहां हजारों लोग एक साथ काम करते हो और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का माल बनाते हो। दूसरा कारण इसी से जुड़ा है, निर्यात बाजारों पर कब्जा करने में नाकामी।
इम्पेयर्ड एबिलिटी टू कैप्चर एक्सपोर्ट मार्केट्स। बड़ी कंपनियां न होने से हम ग्लोबल सप्लाई चेन्स का हिस्सा बनने में पिछड़ जाते हैं। जो इंटरनेशनल बायर्स होते हैं जैसे H&M, ज़ारा, वॉलमार्ट, वो अक्सर बड़ी रिलायबल कंपनियों से डील करना पसंद करते हैं जो कंसिस्टेंट क्वालिटी और क्वांटिटी समय पर दे सकें। हाँ, भरोसा चाहिए उनको। से काफ़ी आगे है। क्यों? क्योंकि वहाँ बड़ी फैक्ट्रियां हैं जो इन इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए मास प्रोडक्शन करती हैं। अच्छा, और तीसरा कारण? तीसरा, तकनीकी बदलाव और गुणवत्ता में कमी। लो टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। बड़ी कंपनियां अक्सर नई टेक्नोलॉजी और बेहतर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लाती हैं। वो R&D में इन्वेस्ट करती हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे ध्यान देती हैं। उनके ना होने से छोटी और मंझोली कंपनियां, SMEs, उनकी प्रोडक्टिविटी कम रहती है और वो ग्लोबल मार्केट के हिसाब से खुद को अपग्रेड नहीं कर पाती। वो उसी पुराने ढर्रे पर चलती रहती हैं। समझ गया। मतलब हमारे गली मोहल्ले की तरजीह की दुकान बहुत अच्छी हो सकती है, पर वो ज़ारा या H&M से कम्पीट नहीं कर सकती। तो इन सेक्टर्स में बड़ी कंपनियों की कमी एक तरह का स्ट्रक्चरल बॉटलनेक बन गया है। हाँ, बिल्कुल। ये हमें ज़्यादा नौकरियां पैदा करने से रोक रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब सवाल उठता है कि किया क्या जाए, व्हाट मस्ट बी डन। नीति आयोग के सुझाव क्या हैं? पहला सुझाव तो लगता है मेक इन इंडिया पर है। हाँ, पहला सुझाव है मेक इन इंडिया का प्रभावी कार्यान्वयन, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेक इन इंडिया। ये नारा तो हमने बहुत सुना है, पर इसे जमीन पर उतारने के लिए क्या ठोस कदम उठाने होंगे? खासकर इन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? रिपोर्ट कई चीज़ों पर जोर देती है। इन्हें हम कुछ ग्रुप्स में बांट सकते हैं। बताइए। पहला है बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर बिजली, सड़कें और बंदरगाह। सोचिए, अगर किसी कपड़ा फैक्ट्री में बिजली ही बार बार कटती रहे या तैयार माल को बंदरगाह तक पहुंचाने में ही जाम और खराब सड़कों की वजह से घंटों या दिन लग जाएं, तो वो इंटरनेशनल मार्केट में समय पर डिलीवरी कैसे करेगी? लॉजिस्टिक कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी कि वो कंपेटिटिव ही नहीं रहेंगे। बात तो सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेसिक है। दूसरा है व्यापार करने में आसानी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मतलब लाइसेंस परमिट का चक्कर कम हो, नियम कानून क्लियर और सिंपल हो, सरकारी दफ्तरों में काम जल्दी हो। कोई छोटा एंटरप्रेन्योर अगर जूते बनाने की फैक्ट्री लगाना चाहे तो उसे महीनों तक अप्रूवल्स के लिए भटकना ना पड़े। सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी चीजें हों। हाँ, लाल फीताशाही कम हो। बिल्कुल। तीसरा है फाइनेंस और स्किल्स। फाइनेंस एंड स्किल्स, छोटे और मंझोले उद्योगों, MSMEs को आसानी से लोन मिले। अक्सर बैंक बड़े उद्योगों को लोन देना ज्यादा सेफ समझते हैं। MSMEs को ग्रो करने के लिए पैसा मिलना मुश्किल होता है। हाँ, ये तो सुना है। और साथ ही लोगों को वो हुनर सिखाना जिनकी इन इंडस्ट्रीज को जरूरत है। स्किल डेवलपमेंट, सिर्फ डिग्री नहीं, प्रैक्टिकल स्किल्स चाहिए, जैसे सिलाई मशीन चलाना, क्वालिटी चेक करना वगैरह। राइट। और क्या है? चौथा है कानून और नियम, लॉज एंड रेगुलेशंस। इसमें श्रम कानूनों, लेबर लॉज में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी लाने की बात कही गई है, ताकि कंपनियां आसानी से लोगों को हायर कर सके और जरूरत पड़ने पर एडजस्ट कर सके। पर इस पर तो काफी बहस होती है। हाँ, बिल्कुल। तर्क ये दिया जाता है कि ज्यादा सख्त कानून कंपनियों को फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट देने से रोकते हैं। वो फिर कॉन्ट्रैक्ट पे या इनफॉर्मल तरीके से काम करवाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये चिंता भी जायज है कि इससे मजदूरों के अधिकार कमजोर हो सकते हैं। एक ट्रिकी बैलेंस है। इसी तरह फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन के कानूनों को सुगम बनाने की बात है। ये भी काफी विवादित रहा है। और एक आधुनिक दिवालियापन कानून, मॉडर्न बैंक्रप्सी लॉ जैसे IBC आया है, ताकि अगर कोई कंपनी फेल हो जाए तो उसे बंद करने की प्रक्रिया तेज हो, पैसा फंसा ना रहे। ओके, और कुछ? पांचवा, टैक्स निश्चितता। टैक्स सर्टेनिटी। कंपनियों को भरोसा हो कि टैक्स के नियम अचानक या पीछे की तारीख से नहीं बदलेंगे, तभी वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकेंगी। बाप रे, ये तो सुधारों की एक पूरी लिस्ट है। मतलब मेक इन इंडिया सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि इन सब चीजों पर एक साथ काम करने का एक पूरा फ्रेमवर्क है। हाँ, बिल्कुल। ये सब करने से ही शायद वो कपड़े, जूते, फूड प्रोसेसिंग जैसे रोजगार बढ़ाने वाले सेक्टर पटरी पर आ पाएं और लाखों लोगों को काम दे सकें। ये असल में उन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए एक कंड्यूसिव इकोसिस्टम बनाने की बात है। ठीक है, ये तो हुई ग्रोथ और जॉब्स की बात, जो गरीबी हटाने का एक फंडामेंटल तरीका है। अब आते हैं दूसरे सुझाव पर, जो गरीबी विरोधी कार्यक्रम पहले से चल रहे हैं उन्हें ज्यादा असरदार बनाना।
मेकिंग एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स मोर इफेक्टिव। हाँ, क्योंकि ये योजनाएं चल तो रही हैं, पर शायद उतनी कारगर नहीं है जितनी होनी चाहिए। इनमें सुधार की जरूरत है। कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे पोषण, न्यूट्रिशन की बात करें, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA, जिसके तहत गरीबों को सस्ता अनाज मिलता है, PDS सिस्टम। हाँ, NFSA करोड़ों लोगों को फूड सिक्योरिटी देता है, जो बहुत जरूरी है। पर इसमें दो बड़ी समस्याएं हैं। पहली, लीकेजेस और गलत लोगों तक लाभ पहुंचना, इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर्स। लीकेज मतलब? चोरी। हाँ, मतलब अनाज या तो गरीबों तक पहुंचने से पहले ही बीच में गायब हो जाता है, या फिर ऐसे लोगों को मिल जाता है जो असल में हकदार नहीं है, जबकि कुछ जरूरतमंद छूट जाते हैं। SECC सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस के आंकड़े बताते हैं कि करीब 40% ग्रामीण परिवार शायद उतने गरीब नहीं हैं कि उन्हें ये सब्सिडी मिले। उनके पास कुछ एसेट्स हैं, पक्का घर है वगैरह, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया पूरा करते हैं। अच्छा, पर सब्सिडी तो ज्यादा लोगों को मिलती है। हाँ, NFSA 60% से ज्यादा ग्रामीण आबादी को कवर करता है। इससे सवाल उठता है कि क्या हम सब्सिडी सही लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं? टारगेटिंग ठीक है। तो इसका उपाय क्या है? उपाय सुझाए गए हैं आधार लिंक्ड वेरिफिकेशन और दूसरा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT, यानी सब्सिडी का पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में भेजना। हाँ, DBT पर काफी बहस होती है। पैसा देने से लोग अपनी पसंद की चीज खरीद सकते हैं। शायद वो सिर्फ चावल गेहूं की जगह दाल, सब्जी, अंडे खरीदें, जिससे न्यूट्रिशन बेहतर हो। हाँ, ये एक फायदा है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। पर डर ये भी रहता है कि पैसा कहीं शराब या दूसरी गैर जरूरी चीजों पर ना खर्च हो जाए। ये एक चिंता है, बिल्कुल। दूसरा मुद्दा, NFSA में मुख्य रूप से अनाज मिलता है, चावल, गेहूं, पर बैलेंस डाइट के लिए दालें, तेल, सब्जियां भी जरूरी हैं। क्या सिर्फ अनाज देना काफी है? शायद कैश ट्रांसफर यहाँ बेहतर हो सकता है, या फिर PDS में ही ज्यादा पौष्टिक चीजें शामिल करने की जरूरत है। इस पर काफी डिबेट है। अब दूसरी पोषण योजना देखते हैं, मिड डे मील स्कीम, MDMS। स्कूलों में बच्चों को दोपहर का खाना, ये तो बहुत अच्छी स्कीम लगती है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है। इसने स्कूल अटेंडेंस बढ़ाने और बच्चों का न्यूट्रिशन सुधारने में बहुत मदद की है। पर यहाँ भी कमियां हैं। जैसे? पहली ये कि खाने की गुणवत्ता, क्वालिटी और सुरक्षा, सेफ्टी, ये एक बड़ा मुद्दा है। अक्सर खबरें आती हैं कि खाने में कीड़े मिले या खाना खाकर बच्चे बीमार पड़ गए। हाँ, ये तो बहुत सुनने में आता है। रिपोर्ट बताती है कि करीब 25% स्कूलों में खाना बनाने के लिए प्रॉपर किचन शेड ही नहीं है, खुले में बनता है। सोचिए इससे सेफ्टी और हाइजीन का क्या हाल होगा। इसके लिए स्टेट स्पेसिफिक गाइडलाइंस और बहुत सख्त मॉनिटरिंग की जरूरत है। बिल्कुल। और दूसरा, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के साथ इसका तालमेल बेहतर होना चाहिए। सिर्फ खाना देना काफी नहीं, बच्चों की रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, आयरन की गोलियां देना, डीवर्मिंग करना, ये सब भी उतना ही जरूरी है। इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी बातें हैं। अच्छा, अब बात करते हैं मनरेगा की। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, MGNREGA, गांव में 100 दिन काम की गारंटी। इसने ग्रामीण इलाकों में एक बड़ा सेफ्टी नेट तो दिया है, खासकर सूखे के समय या जब खेती का काम न हो। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, ये एक लाइफलाइन है करोड़ों लोगों के लिए। पर इसमें भी सुधार के सुझाव हैं। क्या सुझाव है? पहला, इससे जो काम होता है, जैसे तालाब खोदना या कच्ची सड़क बनाना, क्या वो टिकाऊ संपत्ति, ड्यूरेबल एसेट्स बन रहे हैं? अक्सर उनकी क्वालिटी बहुत खराब होती है, कुछ समय बाद वो फिर वैसे ही हो जाते हैं। हाँ, ये शिकायत तो आम है। सुझाव है कि मजदूरी और सामान के खर्च का अनुपात, जो 60-40 वेज मटेरियल्स रेशियो है, उसे जिला स्तर पर सख्ती से लागू किया जाए और काम की क्वालिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाए। शायद बेहतर क्वालिटी के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को इन्वॉल्व करने पर भी विचार हो सकता है, हालांकि उसमें फिर भ्रष्टाचार का खतरा बढ़ जाता है। ये मुश्किल संतुलन है। और क्या है? दूसरा अहम मुद्दा है स्किल्स का। मनरेगा में ज्यादातर अनस्किल्ड काम होता है। क्या इसे स्किल डेवलपमेंट से जोड़ा जा सकता है, ताकि लोग काम करते हुए कोई नया हुनर भी सीखें, जैसे मिस्त्री का काम, प्लम्बिंग या नर्सरी तैयार करना? इससे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी। ये अच्छा आइडिया है, काम के साथ ट्रेनिंग। तीसरा, एक प्रैक्टिकल दिक्कत आती है खेती के पीक सीजन में, जब किसानों को खेतों में मजदूरों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, कटाई या बुआई के समय। तब मनरेगा चलने से गांव में मजदूरों की कमी हो जाती है, लेबर शॉर्टेज हो जाती है। अच्छा, तो फिर क्या सुझाव है? सुझाव ये है कि या तो किसानों को मनरेगा मजदूरों को अपने खेतों में काम पर रखने की इजाजत दी जाए, अगर किसान मजदूरी का बड़ा हिस्सा देने को तैयार हो, या फिर पीक सीजन में कुछ दिनों के लिए मनरेगा को रोक दिया जाए।
MGNRAJ हॉलिडे जैसा कुछ। मनरेगा हॉलिडे, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, सुनने में अजीब लग सकता है, पर ये ज़मीनी हकीकत है। पॉलिसी बनाते वक्त इन प्रैक्टिकल चीज़ों पर सोचना होगा ताकि खेती भी प्रभावित ना हो। बिल्कुल, पॉलिसी को ज़मीनी हकीकत से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब आते हैं आवास पर। हाउसिंग फॉर ऑल। पहले इंदिरा आवास योजना थी, अब प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY है, ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए। हाँ, PMA ग्रामीण काफ़ी सफल रही है, बहुत से घर बने हैं, पर यहाँ भी सबसे बड़ी चुनौती है सही लाभार्थियों का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशरीज। कैसे पक्का करें कि मदद सबसे ज़रूरतमंद तक पहुँचे? हाँ, ये तो हर स्कीम में प्रॉब्लम है। इसके लिए SEC डेटा को आधार बनाने का सुझाव है। साथ ही मकान बनने की रिपोर्टिंग में राज्यों द्वारा देरी होती है, फंड्स के यूटिलाइजेशन में गैप्स हैं, और 2022 तक सबके लिए घर का लक्ष्य, हालांकि अभी आगे बढ़ गया है, पूरा करने के लिए राज्यों को भी ज़्यादा पैसा लगाना होगा। एक नया आइडिया प्रीफैब हाउसेस का इस्तेमाल करने का भी है, ताकि घर जल्दी बने। प्रीफैब मतलब पहले से बने हुए हिस्से। हाँ, जिन्हें लाकर बस असेंबल करना हो। इससे कंस्ट्रक्शन तेज हो सकता है। इंटरेस्टिंग। और शहरों में PMAUU, वहां तो और मुश्किल होगा। शहरों में चुनौती और भी बड़ी है। बिल्कुल, पहली बात तो जमीन की है। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए शहरों में सस्ती जमीन मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, जमीन तो सोने के भाव हैं। पुरानी कानून जैसे ULCRA, हालांकि अब रिपील हो गया है, कम FSI, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, यानी जमीन के मुकाबले कितना निर्माण हो सकता है, और लैंड यूज बदलने में दिक्कतें, ये सब बाधाएं हैं। दूसरी बात, घर ऐसी जगह बने जहां से काम पर जाना आसान हो, यानी अफोर्डेबल हाउसिंग के साथ अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट भी जरूरी है। लैंड प्लानिंग और ट्रांसपोर्ट प्लानिंग साथ साथ होनी चाहिए, वरना लोग शहर के बाहर रहेंगे और रोज घंटों ट्रैवल करेंगे, उसका खर्चा और समय अलग। बिल्कुल, घर मिल गया पर ऑफिस पहुंचना ही मुश्किल हो गया तो क्या फायदा। और एक बहुत जरूरी पहलू है जिस पर अक्सर कम ध्यान जाता है, रेंटल हाउसिंग, किराए के मकान। हाँ, लो रेंट हाउसिंग। शहरों में लाखों लोग काम करने आते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, डोमेस्टिक हेल्प, सिक्योरिटी गार्ड्स, स्टूडेंट्स। ये लोग घर खरीद नहीं सकते, इन्हें किराए पर सस्ते ठीक ठाक मकान चाहिए। सही बात है। अगर ये उपलब्ध नहीं होंगे तो वो कहाँ जाएंगे? झुग्गी झोंपड़ियों, स्लम्स में रहने को मजबूर होते हैं। इसलिए सरकार को लो रेंट हाउसिंग बनाने पर या प्राइवेट सेक्टर को इसके लिए इंसेंटिव्स देने पर गंभीरता से सोचना होगा। सिर्फ घर खरीदने पर फोकस काफी नहीं है। हाँ, रेंटल हाउसिंग माइग्रेंट्स के लिए और लो इनकम ग्रुप्स के लिए बहुत जरूरी है, इस पर ध्यान जाना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं कुछ बिल्कुल नए तरीकों पर, न्यू अप्रोचेस जो नीति आयोग सुझा रहा है। हाँ, 2 नए अप्रोचेस काफी इंटरेस्टिंग हैं। पहला है हर गांव में 5 सबसे गरीब परिवारों को टारगेट करना, टारगेटिंग 5 पुअरेस्ट फैमिलीज इन ईच विलेज। ये तो एकदम माइक्रो लेवल फोकस है। हाँ, ये बॉटम अप अप्रोच है। सुझाव है कि SECC डेटा से हर गांव के 5 सबसे गरीब परिवार पहचाने। ठीक है, पहचान लिया। फिर ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी हो कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, राशन, पेंशन, आवास, स्वास्थ्य बीमा, स्कॉलरशिप, गैस कनेक्शन, बिजली, उन सब का लाभ इन परिवारों तक जरूर पहुंचे, कोई छूटे नहीं। एकदम सैचुरेशन अप्रोच। अच्छा, मतलब फुल सपोर्ट। हाँ, और साथ ही शायद 5-7 साल के लिए उन्हें थोड़ी नकद मदद, मॉडेस्ट कैश ट्रांसफर भी दी जाए, ताकि वो कंजम्पशन स्मूथ कर सके और शायद कोई छोटा मोटा काम शुरू कर सके। लक्ष्य ये है कि इन परिवारों को गरीबी से स्थायी रूप से बाहर निकाला जाए, सस्टेनेबल एग्जिट फ्रॉम पॉवर्टी। वो सिर्फ गरीबी रेखा से ऊपर ना आए, बल्कि उस आय को बनाए रख सकें। और शहरों के लिए भी ऐसा कुछ है? हाँ, शहरी इलाकों के लिए सुझाव है हर म्यूनिसिपैलिटी में 100 ऐसे परिवारों को टारगेट करना। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम फोकस्ड और इंटेंसिव सपोर्ट। पर इसे लागू करना कितना चैलेंजिंग होगा? चैलेंजिंग तो बहुत होगा। इसके लिए डेडिकेटेड फील्ड वर्कर्स चाहिए होंगे, लगातार मॉनिटरिंग करनी होगी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा। पर अगर ये सफल होता है तो इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा हो सकता है। ये टारगेटेड पॉवर्टी एलिविएशन का एक नया मॉडल बन सकता है। बिल्कुल। अब दूसरा नया अप्रोच क्या है? दूसरा नया अप्रोच है ज्यादा से ज्यादा मदद नकद हस्तांतरण, कैश ट्रांसफर्स के जरिए देना, और इसके लिए JAM ट्रिनिटी का इस्तेमाल करने की बात हो रही है। JAM? हाँ, जनधन योजना, आधार, मोबाइल,
इसे तो गवर्नेंस में गेम चेंजर माना जा रहा है। बिल्कुल। जेएम ट्रिनिटी में सरकारी मदद को ज्यादा एफिशिएंटली और ट्रांसपेरेंटली जरूरतमंदों तक पहुंचाने की बहुत क्षमता है। इसके 3 पिलर्स हैं। क्या है वो? पहला, जन धन योजना। इसके तहत करोड़ों बैंक खाते खुले, खासकर गरीबों के। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक बहुत बड़ा कदम था। लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया। हाँ, खाते तो बहुत खुले। दूसरा, आधार। ये हर नागरिक को एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी देता है। जब बैंक खाते और सरकारी योजनाएं आधार से लिंक होती हैं, तो लाभार्थियों की सही पहचान होती है। डुप्लीकेट या फेक बेनिफिशियरी हटते हैं, डी-डुप्लीकेशन। अच्छा, इससे लीकेज रुकता है। हाँ, और पैसा सीधे सही व्यक्ति के खाते में जा सकता है। तीसरा है मोबाइल। मोबाइल फोन, खासकर स्मार्टफोन, लोगों तक जानकारी पहुंचाने और उन्हें बैंकिंग सर्विसेज एक्सेस करने का जरिया बन रहे हैं। यूपीआई वगैरह इसी से संभव हुआ है। तो इन तीनों को मिलाकर क्या होता है? इन तीनों को मिलाकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी, संभव होता है। सरकार सब्सिडी या दूसरी मदद का पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज सकती है। इससे बीच के बिचौलिए खत्म होते हैं, करप्शन कम होता है और लीकेज काफी हद तक रुकती है। जैसे गैस सब्सिडी अब सीधे खाते में आती है। हाँ, बिल्कुल। ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भविष्य में ये हो सकता है कि बहुत सारी छोटी छोटी योजनाओं की जगह एक कंसोलिडेटेड कैश ट्रांसफर दिया जाए। मतलब हर गरीब परिवार को महीने की एक निश्चित रकम सीधे उनके खाते में। अरे, मतलब यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसा कुछ? यूबीआई तो नहीं, पर टारगेटेड कैश ट्रांसफर कह सकते हैं। इससे उन्हें अपनी ज़रूरत के हिसाब से खर्च करने की आज़ादी मिलेगी और सरकार के लिए भी सिस्टम मैनेज करना ज़्यादा आसान और कम खर्चीला होगा। हाँ, कुछ मामलों में सामान देना शायद बेहतर हो, जैसे बच्चों के लिए स्कूल में खाना या आपदा के समय राशन, पर ज़्यादातर मदद कैश में दी जा सकती है। वाह, ये तो वाकई गवर्नेंस में एक बड़ा शिफ्ट हो सकता है। लीकेज रोकना और एफिशिएंसी बढ़ाना तो बहुत जरूरी है। हाँ, पोटेंशियल तो बहुत है। हालांकि चुनौतियां भी होंगी। दूर दराज के इलाकों में बैंक या एटीएम की पहुंच, मोबाइल कनेक्टिविटी, लोगों की फाइनेंशियल लिटरेसी ताकि वो पैसे का सही इस्तेमाल कर सकें, डिजिटल डिवाइड, ये सब भी देखना होगा। हाँ, चुनौतियां हैं, बिल्कुल हैं। पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डिलीवरी को बेहतर बनाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। तो कुल मिलाकर देखें, नीति आयोग की जो रणनीति है वो गरीबी हटाने के लिए सिर्फ अलग अलग योजना चलाने से आगे बढ़कर कुछ बुनियादी चीजों पर फोकस कर रही है। हाँ, बिल्कुल। पहला, तेज और एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव ग्रोथ लाना। दूसरा, खेती और उससे जुड़े लोगों की आय बढ़ाना। तीसरा, लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को बढ़ावा देना, उसके लिए पूरा इकोसिस्टम बनाना। और चौथा, मौजूदा एंटी पॉवर्टी कार्यक्रमों को ज्यादा एफिशिएंट और टारगेटेड बनाना, उनकी कमियों को दूर करना। और पांचवां, टेक्नोलॉजी जैसे जैम का इस्तेमाल करके डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स को बढ़ावा देना जहां तक संभव हो। ये एक मल्टी प्रोंग्ड और ज्यादा इंटीग्रेटेड अप्रोच है। ये काफी विस्तृत चर्चा थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब HDI, इस पर थोड़ी बात करते हैं। ये सिर्फ जीडीपी या आर्थिक तरक्की से आगे की चीज है ना? ये देखता है कि किसी देश के लोग असल में कैसी जिंदगी जी रहे हैं। बिल्कुल। HDI का फोकस सिर्फ पैसा नहीं है। हाँ। ये 3 बुनियादी चीजों पर ध्यान देता है। पहला तो है एक लंबी और सेहतमंद लाइफ, मतलब लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। हाँ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हाँ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ से मापते हैं इसको। दूसरा है ज्ञान तक पहुंच, एक्सेस टू नॉलेज। अच्छा, नॉलेज मतलब पढ़ाई लिखाई। हाँ, इसमें 2 चीजें देखते हैं। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी जो 25 साल से ऊपर के लोग हैं उन्होंने औसतन कितने साल स्कूलिंग की है। और दूसरा एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मतलब आज जो बच्चा स्कूल जाना शुरू कर रहा है वो मौजूदा ट्रेंड्स के हिसाब से कितने साल तक स्कूल जाएगा, ये उम्मीद। अच्छा, इंटरेस्टिंग। हाँ। और तीसरा है एक अच्छा जीवन स्तर, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसको मापते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम, GNI पर कैपिटल से। GNI पर कैपिटा। हाँ, और वो भी परचेजिंग पावर पैरिटी मतलब PPP के हिसाब से एडजस्ट करके। अच्छा, PPP एडजस्टमेंट क्यों? ताकि अलग अलग देशों में जो चीजों की कीमतें अलग होती हैं वो फैक्टर हट जाए और हम सही से कंपेयर कर सकें कि लोगों की असल खरीदने की क्षमता कितनी है। समझ गए। और ये डेटा कहाँ से आता है? ये डेटा आता है मुख्यतः यूनाइटेड नेशंस से, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, ये सब सोर्सेज हैं। दिलचस्प। तो ये जो सोच है ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, उनकी थी?
हाँ बिल्कुल। उनका मेन आइडिया यही था कि विकास का असली मकसद लोगों की क्षमताएं, उनकी कैपेबिलिटीज बढ़ाना है, सिर्फ पैसा कमाना नहीं। हाँ, मैंने पढ़ा था वो बीइंग और डूइंग की बात करते थे। एग्जैक्टली। बीइंग मतलब वो चीजें जो इंसान होता है, जैसे अच्छा खाना मिलना, सेहतमंद होना, घर होना। अच्छा। और डूइंग वो चीजें जो इंसान करता है, जैसे काम करना, पढ़ना लिखना, वोट देना, समाज में हिस्सा लेना, हाँ हाँ, समझ गए। और इसमें चुनने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ चॉइस बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई अपनी मर्जी से व्रत में भूखा है और कोई गरीबी के कारण भूखा है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना? बिल्कुल। तो एचडीआई का मकसद ही यही था कि विकास की जो चर्चा है वो सिर्फ नेशनल इनकम तक सीमित न रहे, बल्कि लोगों पर केंद्रित हो, पीपल सेंटर्ड पॉलिसीज पे फोकस आए। और ये 2016 की रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी जुड़ी थी। हाँ, जो यूएन का 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है और उसके 17 एसडीजीज हैं, ये उस पर आधारित थी। लेकिन इसकी आलोचना भी तो होती है, मतलब एचडीआई की भी कुछ सीमाएं हैं। हाँ बिल्कुल हैं। जैसे ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या राजनीतिक आज़ादी जैसी चीज़ों को सीधे तौर पे नहीं मापता। और असमानता, इनइक्वालिटी, गरीबी, ह्यूमन सिक्योरिटी, इन सब का क्या? सही कहा। सबसे बड़ी आलोचना यही है कि एचडीआई एक औसत तस्वीर दिखाता है। देश के अंदर जो अमीर गरीब या अलग-अलग ग्रुप्स के बीच असमानता है, उसको ये छुपा सकता है। अच्छा, तो फिर इसका कोई हल है? हाँ, इसी कमी को पूरा करने के लिए 2010 में एक नया इंडेक्स लाया गया, इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई, यानी आईएचडीआई। आईएचडीआई, ये कैसे काम करता है? आईएचडीआई बेसिकली एचडीआई को इनइक्वालिटी के हिसाब से डिस्काउंट कर देता है। डिस्काउंट मतलब कम कर देता है? हाँ, जितनी ज्यादा असमानता होगी, चाहे वो हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो या इनकम में, आईएचडीआई उतना ही एचडीआई से नीचे गिर जाएगा। अगर किसी देश में बिल्कुल असमानता नहीं है, जो कि खैर होता नहीं है, तो आईएचडीआई और एचडीआई बराबर होंगे। समझ गई। तो ये एक ज्यादा सच्ची तस्वीर दिखाता है। हाँ, ये दिखाता है कि एक्चुअल ह्यूमन डेवलपमेंट कितना है जब हम इनइक्वालिटी का असर हटा देते हैं। तो अब भारत की बात करते हैं। 2015 में हमारा एचडीआई स्कोर 0.624 था, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में, और रैंक 131 थी 188 देशों में। हाँ, 1990 से 2015 के बीच देखें तो सुधार तो हुआ है। जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी करीब 10.4 साल बढ़ी, पढ़ाई के औसत साल 3.3 साल बढ़े, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 4.1 साल बढ़े, और जीएनआई पर कैपिटा तो करीब 223.4% बढ़ा। ये तो अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन जब आईएचडीआई देखते हैं तो हाँ, यहीं पर असलियत सामने आती है। जब 2015 के एचडीआई स्कोर को इनइक्वालिटी के लिए एडजस्ट किया गया, तो आईएचडीआई गिरकर 0.454 हो गया। अरे, इतना ज्यादा फर्क? हाँ, ये 27.2% का लॉस है। सिर्फ असमानता की वजह से? हाँ, मतलब विकास का फायदा सब तक बराबर नहीं पहुंच रहा। ये बहुत ज्यादा है। दूसरे देशों के मुकाबले कैसा है ये? ये जो लॉस है, ये साउथ एशिया के औसत 27.7% के करीब है। पर हाँ, बांग्लादेश 28.9% और पाकिस्तान 30.9% के लॉस से थोड़ा कम है। फिर भी 27.2% बहुत ज्यादा है। ये तो हुई ओवरऑल असमानता। जेंडर का क्या? महिलाओं और पुरुषों के बीच कितना फर्क है डेवलपमेंट में? उसके लिए भी अलग से इंडेक्स हैं। दो मुख्य हैं। पहला है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जीडीआई। पुरुषों के एचडीआई स्कोर से डिवाइड करके निकाला जाता है, एक रेशियो है। अच्छा, तो भारत का जीडीआई क्या था 2015 में? 2015 में भारत का जीडीआई था 0.819। इसका मतलब ये कि महिलाओं का एचडीआई स्कोर जो 0.549 था, पुरुषों के एचडीआई स्कोर जो 0.671 था, से काफी कम था। मतलब महिलाओं तक विकास कम पहुंच रहा है। ये दूसरे देशों के मुकाबले कैसा था? ये स्कोर बांग्लादेश 0.927 से तो कम था, पर पाकिस्तान 0.742 से बेहतर था। ठीक है। और दूसरा इंडेक्स कौन सा है? वो है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, जीआईआई। ये जीडीआई से अलग है। कैसे अलग है? जीआईआई असल में जेंडर बेस्ड डिसएडवांटेजेस को 3 डायमेंशंस में मापता है। पहला, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब मटर्नल मोर्टालिटी रेट, यानी बच्चे को जन्म देते समय मां की मृत्यु दर, और एडोलेसेंट बर्थ रेट, यानी किशोरियों में जन्म दर। अच्छा, और दूसरा डायमेंशन? दूसरा है सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट।
इसे मापते हैं संसद में महिलाओं की कितनी सीटें हैं और महिलाओं का सेकेंडरी या उससे ज्यादा शिक्षा का स्तर क्या है पुरुषों के मुकाबले। और तीसरा है आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब लेबर मार्केट में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में कितनी है। तो GII स्कोर क्या बताता है? GII स्कोर 0 से 1 के बीच होता है। 0 का मतलब है कोई असमानता नहीं और 1 का मतलब है बहुत ज्यादा असमानता। तो जितना कम स्कोर उतना अच्छा। और इसमें भारत कहाँ था 2015 में? भारत की रैंक 159 देशों में 125वीं थी। स्कोर था 0.530, जो कि काफी ज्यादा इनइक्वालिटी दिखाता है। ओह, इसके कुछ कंक्रीट आंकड़े हैं? हाँ, कुछ चिंताजनक आंकड़े हैं। जैसे संसद में सिर्फ 12.2% सीटें महिलाओं के पास थी। वयस्क महिलाओं में सिर्फ 35.3% ही सेकेंडरी एजुकेशन तक पहुंची थीं, जबकि पुरुषों में ये 61.4% था। बाप रे। डबल का फर्क लगभग। हाँ। और हर 1 लाख जीवित जन्मों पर 174 महिलाओं की मृत्यु गर्भावस्था से जुड़े कारणों से हो जाती थी। और लेबर मार्केट में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 26.8% थी, जबकि पुरुषों की 79.1% थी। ये तो बहुत ही गहरी असमानता है, वाकई। बिल्कुल, ये आंकड़े दिखाते हैं कि चुनौती कितनी बड़ी है। अब गरीबी की बात करते हैं। गरीबी को मापने का भी एक अलग तरीका है ना, सिर्फ आय के अलावा? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, MPI। हाँ, MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। ये मानता है कि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है। ये देखता है कि लोग एक ही समय पर हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स में किन किन चीजों से वंचित हैं, मतलब ओवरलैपिंग डिप्रिवेशंस। ओवरलैपिंग डिप्रिवेशंस, ये कैसे मापते हैं? इसके लिए 10 इंडिकेटर्स इस्तेमाल होते हैं। हेल्थ में पोषण और बाल मृत्यु दर, एजुकेशन में स्कूली शिक्षा के साल और स्कूल में बच्चों की उपस्थिति। और लिविंग स्टैंडर्ड्स में? अच्छा। तो लिविंग स्टैंडर्ड्स में 6 चीजें हैं: बिजली, साफ पीने का पानी, सफाई, सैनिटेशन, घर की छत, फ्लोरिंग, खाना पकाने का ईंधन, कुकिंग फ्यूल और संपत्ति। अच्छा, तो कुल 10 इंडिकेटर्स। फिर गरीब कौन माना जाता है? अगर कोई परिवार इन 10 में से कम 1/3 यानी 33.3% इंडिकेटर्स में वंचित है, डिप्राइव्ड है, तो उसे मल्टी डायमेंशनली पुअर माना जाता है। और अगर कोई 20% से 33.3% के बीच वंचित है, तो उसे नियर पॉवर्टी या गरीबी के करीब माना जाता है। तो भारत में इसकी क्या स्थिति है? देखिए, ये डेटा थोड़ा पुराना है, 2006 का है, जो रिपोर्ट में था। उसके अनुसार भारत की 55.3% आबादी मल्टी डायमेंशनली पुअर थी। 55.3%, आधे से ज्यादा। हाँ, और 18.2% लोग गरीबी के करीब थे। भारत का MPI स्कोर 0.282 था। ये दूसरे देशों के मुकाबले? ये बांग्लादेश 0.188 और पाकिस्तान 0.237 से ज्यादा था। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी इसमें? सबसे दिलचस्प बात ये थी कि ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 55.3% थी, ये उस समय की इनकम पॉवर्टी, मतलब जो $1.9 प्रतिदिन से कम पर जीते हैं, वो करीब 21% थी, उससे कहीं ज्यादा थी। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि बहुत से लोग जो शायद आय के हिसाब से गरीब न माने जाएं, वो भी बुनियादी सुविधाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ पानी, बिजली, इन सब से वंचित हैं। गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। गरीबी की बात करते हुए एक और टर्म आजकल सुनने में आता है, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी। हाँ, इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि औरतें ज्यादा गरीब हैं? पूरी तरह से नहीं। ये थोड़ा समझने वाला कॉन्सेप्ट है। फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी सिर्फ ये नहीं बताता कि किसी एक पॉइंट इन टाइम पर महिलाएं पुरुषों से ज्यादा गरीब हैं या नहीं। वो तो एक स्थिति हो गई, अ स्टेट। अच्छा, तो फिर ये क्या है? एक प्रोसेस, एक ट्रेंड को दिखाता है। ये बताता है कि समय के साथ गरीबी का स्तर महिलाओं या महिला प्रधान परिवारों, फीमेल हेडेड हाउसहोल्ड्स के खिलाफ कैसे बदल रहा है। मतलब ये पुरुषों और महिलाओं के बीच गरीबी के स्तर का जो अंतर है वो बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल, ये एक रिलेटिव चीज है। हो सकता है पुरुषों की गरीबी तेजी से कम हो रही हो और महिलाओं की गरीबी भी कम हो रही हो, पर उतनी तेजी से नहीं, तो भी जो गैप है वो बढ़ रहा है। इसी ट्रेंड को फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी कहते हैं। अच्छा, तो ये एक प्रक्रिया है, सिर्फ एक स्थिति नहीं। एग्जैक्टली, ये एक प्रोसेस है, अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। इसे मापना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि डेटा अक्सर घर के लेवल पर मिलता है, व्यक्ति के लेवल पर नहीं। किसके पास कितना पैसा घर के अंदर, ये जानना मुश्किल है। हाँ, ये तो है। पर ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है क्योंकि ये दो बहुत ही अस्वीकार्य चीजों को जोड़ता है, गरीबी और लैंगिक असमानता। और ये पॉलिसी बनाने वालों को बताता है कि कहाँ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब हमें दिखाते हैं कि विकास कितना कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ आर्थिक आंकड़ों से बात नहीं बनती। बिल्कुल,
ये हमें एक ज्यादा गहरी, ज्यादा सच्ची तस्वीर देते हैं कि समाज में असल में क्या हो रहा है। और ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि जब तक विकास का फायदा समाज के हर तबके तक, महिलाओं और पुरुषों तक, सब तक बराबर नहीं पहुंचता, तब तक हम सही मायनों में विकसित कैसे कहला सकते हैं। सही बात है, ये इनइक्वालिटी एक बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको गरीबी, वंचना और असमानताओं पर हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। यूपीएससी विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।